चलिए, अभी जो है हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जो स्कीमेटिक डायग्राम टूल्स आती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट तरह की आती हैं। जैसे कि आपका रिट्रैक्स हुआ, रिफॉक्स हुआ, और आपका एक जिनजीजाव आती है, और अभी एक मैकेनिक ने भी अपनी एक निकाली है। तो जो स्कीमेटिक डायग्राम टूल है वो बहुत तरह की आती हैं आपकी। टूल चाहे आपकी जो भी हो, उसमें आपको जो है सबसे कॉमन चीज क्या देखने को मिलेगी, उसमें आपको बिटमैप, लेआउट, ब्लॉक डायग्राम और स्कीमेटिक, ये चार चीज जो है आपको देखने को मिलेगी। लेकिन बोर्नियो में फिलहाल इन्होंने लेटेस्ट से चल रहा है, तो इन्होंने यहाँ पे कुछ सॉल्यूशंस भी ऐड किए हैं। सभी फोन के तो नहीं है इनके पास, लेकिन ज्यादातर फोन के जो रनिंग में है उनके मिल जाते हैं। तो अभी जो है हम बोर्नियो पे काम करेंगे और देखते हैं कि स्कीमेटिक डायग्राम को हम किस तरीके से रीड करते हैं। जब आप बोर्नियो स्कीमेटिक डायग्राम टूल को ओपन करोगे, तो इसका इंटरफेस कुछ आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। सबसे ऊपर आपको देखने को मिलेगा इसमें हार्डवेयर सॉल्यूशन। हार्डवेयर सॉल्यूशन में ये प्रोवाइड करता है, जैसे कि आपके फोन हैं, ओप्पो हुआ, सैमसंग हुआ या फिर कोई और हुआ, तो उनके जो है डायरेक्ट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करता है। जैसे कि आपका यहाँ पे ऑन ऑफ वॉल्यूम की, इस पे जैसे मैं ओके करता हूँ, तो ये जो हार्डवेयर सॉल्यूशन, यही बोर्नियो की थोड़ी सी खास बात है कि ये जो है हार्डवेयर सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता है। इससे जो है आप डायरेक्टली देख सकते हो कि कौन सी लाइन कहाँ से जा रही है और वो किसके साथ जो है वो कनेक्ट है। तो हार्डवेयर सॉल्यूशन में तो आपको जो है डायरेक्ट मिल जाएगा देखने को, लाइन जहाँ पे जो भी लाइन जा रही होगी वो डायरेक्ट आपको पता चल जाएगी। इसमें आपको इधर उधर फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास हार्डवेयर सॉल्यूशन किसी फोन का नहीं है, तो उसके बाद आप क्या करोगे, चलिए हम वो भी बात करते हैं। हार्डवेयर सॉल्यूशन तो ऐसा दे दिया कि आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा, आपको ट्रेसिंग वगैरह करने की जरूरत नहीं है और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा कि कौन से आईसी से जो है कौन से आपकी लाइन जा रही है। इसके बाद जो सेकंड नंबर पे हमारा आता है बिटमैप। अब ये बिटमैप क्या चीज होता है, थोड़ा सा इसके बारे में भी हम जानते हैं। जो भी हमारा बिटमैप होता है, ये सबसे ज्यादा यूज में लाया जाता है ट्रेसिंग के। जब मान लीजिए हमारा कोई ट्रैक मिस है और उसका वहां से ट्रैक मिस हो चुका है, और हमें ये देखना है कि इसकी लाइन जो है कहाँ पे जा रही है, तो वहां पे जो है आपका बिटमैप यूज में लाया जाता है। अब बिटमैप को किस तरीके से यूज किया जाता है, चलिए आप वो भी देखिए। बिटमैप का इंटरफेस आपके सामने कुछ इस तरीके का दिखेगा आपको। यहाँ से आप इसको जूम कर सकते हैं। इसमें जो आपको येलो वाले जो है डॉट दिखाई दे रहे हैं, ये जो है आपकी पॉजिटिव लाइन होती है। और जो ये आपको इसमें व्हाइट ग्रे सा दिखाई दे रहा है, ये ग्राउंड होता है। और जो ये आपको इसमें ब्लू दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे एनसी होते हैं इसमें, जो कि आपको जिनको हम नॉट कनेक्टेड बोलते हैं। और जितना ये ग्रे वाला एरिया आपको इसमें दिखाई दे रहा है, ये टोटल जो है ग्राउंड का एरिया होता है। अब मान लीजिए बिट मैप का यूज वहां पे किया जाता है जब आपका कोई ट्रैक जो है मिस हो जाए। अब जिस तरीके से आपका बैटरी का कनेक्टर है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इसकी जो ये वाली लाइन जो है पॉजिटिव की लाइन है, ये लाइन जो है इसकी थर्मिस्टर की लाइन होगी, और ये लाइन जो है इसकी बीएसआई की होगी, और ये लाइन जो है इसकी ग्राउंड की होगी। अब मान लीजिए कि आपका जो कनेक्टर है पूरी तरीके से उखड़ जाता है, पूरी तरीके से यहाँ पे कोई भी आपको प्रिंट नहीं देखने को मिलता है, तो आप क्या कर सकते हैं कि जो आपका बैटरी कनेक्टर की पिन होगी, उस पे आप टैप करोगे, तो उसका कनेक्शन आपको शो हो जाएगा कि इसका कनेक्शन जो है यहाँ यहाँ तक है। अब चाहे तो आप इस कैपेसिटर से जो है मार लीजिए जंपर, या फिर इस मॉसफेट से जंपर मार लीजिए, या फिर ये जो टेस्ट पॉइंट दिख रहा है
यहाँ से जंपर मान लीजिए, या फिर ये जो कैपेसिटर यहाँ पे दिख रहा है यहाँ से जंपर मान लीजिए, वो कहीं से भी आप जंपर मान लेंगे तो वो काम आपका करेगा। इसी तरीके से मान लीजिए अगर आपका ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इसका मिस हो जाता है, तो आप क्या करेंगे, इसमें हाईलाइट हो जाएगा, जब आप इस पे टैप करोगे तो जहां जहां पे भी इसका कनेक्शन होगा तो ये जो है हाईलाइट हो जाएगा। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, एक तो जो है इस रजिस्टर के साथ कनेक्टेड है, एक जो है इस रजिस्टर के साथ कनेक्टेड है, और साथ में ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है इसके साथ कनेक्टेड है। अगर आप यहाँ से इसको जंपर कर दोगे तो ये जो है डायरेक्टली यहाँ से भी इसकी कनेक्टिविटी बन जाएगी। उसी तरीके से अब जो आपका ग्राउंड है, ग्राउंड तो जो है आप उसको कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हो, ग्राउंड को आपको ट्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो आपके आपके पॉजिटिव लाइंस के जो होंगे पॉइंट्स ग्राउंड को छोड़ के, उसको जो है आप ट्रेस कर सकते हो। जिस तरीके से ये एक पॉइंट है, इसको अगर हम इस पे टैप करेंगे तो ये हाईलाइट हो जाएगा। अब ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये जो यहाँ पे एक आपका रजिस्टर लगा हुआ है और दो कैपेसिटर लगे हुए हैं, यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है, तो आप चाहे तो यहाँ से जंपर कर दीजिए, चाहे इस रजिस्टर से जंपर कर दीजिए, और चाहे इस टेस्ट पॉइंट से जंपर कर दीजिए। तो ये जो हमारा बिट मैप है इस चीज को दर्शाता है कि इसकी लाइन जो है कहाँ तक गई है, और इसमें आपको जो है ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है, ओनली आपके सिंगल टैप में जो है आपको पता चल जाता है कि इसकी लाइन जो है कहाँ से कहाँ तक गई है। जैसे कि अगर आप देखेंगे कि ये इसकी आउटपुट की बक कॉइल्स हैं, तो अभी हम देखते हैं कि इनका आउटपुट कहाँ पे गया है। तो अगर आप यहाँ से देखोगे, यहाँ से इन कॉइल्स का आउटपुट इन कैपेसिटर से होता होगा, अगर आप देख पा रहे हो, ये इस सीपीयू में जा रहा है आपका, सीपीयू की इन बॉल्स पे। तो डायरेक्ट हमें पता चल गया कि जो इसका आउटपुट है, जो इसके आउटपुट में बक कॉइल्स लगी हुई हैं पावर आईसी की, उनका जो कनेक्शन है वो इन कैपेसिटर से होते हुए सीपीयू में जा रहा है। अब मैं यहाँ से हमें एक चीज समझ में और आती है, इस चीज को जरा ध्यान से समझिएगा। जब इसका डायरेक्ट कनेक्शन सीपीयू के साथ है और अगर यहाँ पे गलत रीडिंग दिखा रहा है, तो आपके दो चांसेस बनते हैं, या तो चांसेस आपकी पावर आईसी में प्रॉब्लम, या चांसेस आपके सीपीयू में प्रॉब्लम। अब आप इस चीज को कैसे कंफर्म करोगे कि आपके पावर आईसी में प्रॉब्लम है या कि सीपीयू में प्रॉब्लम है? जब यहाँ से हम इस कॉइल को निकाल देंगे, जब हम इसको यहाँ से कॉइल को निकाल देंगे, तो जो पावर आईसी का इनपुट है, इसका ये इनपुट यहाँ से आ रहा है इस कॉइल पे, तो ये तो यहाँ से ओपन हो जाएगा, और यहाँ से जब हम कॉइल को निकाल देंगे तो एक बार रीडिंग हम यहाँ पे चेक करेंगे। अगर इस साइड रीडिंग नॉर्मल हुई तो आपकी पावर आईसी आपकी ओके होगी, और अगर रीडिंग इस साइड आपकी नॉर्मल हुई तो इधर से आपका सीपीयू नॉर्मल होगा। अब अगर यहाँ पे आपकी अब नॉर्मल रीडिंग आ रही है, जैसे आपने इस कॉइल को निकाल दिया यहाँ से, और आपने मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज में रख के यहाँ पे जो है एक प्रोब को आपने पॉजिटिव से कनेक्ट किया, और एक प्रोब को यहाँ एक प्रोब को आपने ग्राउंड से किया पॉजिटिव को कनेक्ट, और जो आपकी पॉजिटिव प्रोब है उसको यहाँ से कनेक्ट किया। तो अगर इस पे जो है आपको गलत रीडिंग मिल रही है, तो इससे आप कंफर्म कर सकते हो कि आपकी पावर आईसी में प्रॉब्लम होगी। और अगर यहाँ पे सही रीडिंग मिल जाती है और इस साइड जो है आपको गलत रीडिंग मिलती है, तो उससे आपको ये आइडिया लगता है कि या तो एक कैपेसिटर, ये जो कैपेसिटर यहाँ पे लगे हुए हैं इनमें कोई लीकेज होगी, या फिर अगर ये भी आपको कंफर्म करना है कि ये इन कैपेसिटर में कहाँ लीकेज है और कोई भी गर्म नहीं हो रहा है, तो एक बार जो है आप इस सीपीयू को निकाल लीजिए। लेकिन पहले तो आप ये देखिए, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा कैपेसिटर नहीं है, तो पहले हम कैपेसिटर को ही चेक करेंगे, क्योंकि अगर ज्यादा कैपेसिटर होते या फिर इसका कनेक्शन कहीं बहुत सारी जगह पे होता, तो उस केस में जो है हम सीपीयू को निकाल सकते थे। तो वहां से फिर हमारा ये डाउट क्लियर हो जाता है कि ये जो कैपेसिटर्स हैं ये तो शॉर्ट नहीं है, हमारे सीपीयू में ही प्रॉब्लम थी। अब हम क्या करेंगे, अगर गलत रीडिंग आ रही है आपकी, तो एक बार तो जो है इन कैपेसिटर्स को चेक करेंगे, क्योंकि इस कोयल, ये जो पावर आईसी ने यहाँ आउटपुट दिया वो इस कोयल से होता हुआ और यहाँ से आउट होता हुआ इन कैपेसिटर पे जा रहा है, और इन कैपेसिटर से फिर जो है वो सीपीयू पे जा रहा है।
तो अगर इन कैपेसिटर में प्रॉब्लम रही तो तब भी यहाँ पे रीडिंग में आपकी प्रॉब्लम आ सकती है, और ये कैपेसिटर आपके सही रहे और सीपीयू में प्रॉब्लम रही तो तब भी जो है यहाँ पे आपकी गलत रीडिंग आएगी। तो एक बार मान लीजिए आपने जो है सारे कैपेसिटर जो हैं ये आपने सभी निकाल लिए, लेकिन रीडिंग आपकी तब भी सेम के सेम ही है। तो आप क्या करेंगे, जब आपको यहाँ पे डायरेक्ट दिख रहा है कि इसकी लाइन जो है सीपीयू में जा रही है, तो एक बार जो है आप सीपीयू को निकाल लेंगे। तो और जब आप सीपीयू को निकाल लोगे उसके बाद जो है एक बार आप और चेक करोगे यहाँ पे इस कोयल पे कि अब जो है रीडिंग जो है आपकी नॉर्मल हो जानी चाहिए। अगर आपने कैपेसिटर भी सारे चेक कर लिए हैं और सीपीयू भी जो है आपने निकाल लिया तो यहाँ पे रीडिंग जो है वो आपके नॉर्मल हो जानी चाहिए। तो यहाँ से आपके सीपीयू का फॉल्ट का पता चलता है और आपके पावर आईसी के फॉल्ट का पता चलता है। जब भी आपका फोन जो है आप उसको डीसी सप्लाई पे लगाते हैं और वो जो है आपका 3-4 या फिर 1-2 पे रुक के वो वहीं पे स्टेबल हो जाता है, वो स्टेबल वहीं पे हो जाता है, तो आपको जो है यहाँ पे जो इसकी बक कोयल का आउटपुट है इसको चेक करना होता है और एक जो है इसकी रीडिंग्स यहाँ पे चेक करनी पड़ती है। क्योंकि जो करंट रुकता है 1-2 पे जाके वो ज्यादातर प्रॉब्लम जो है आपके सीपीयू से होती है, लेकिन उसको वेरीफाई करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि अगर मैंने आपको कह दिया तो आप डायरेक्ट सीपीयू को ही उड़ा देंगे, ऐसा आपको नहीं करना है, उसको वेरीफाई करना जरूरी है। तो ये आपको समझ में आया जो मैंने अभी बताया, एक बार कंफर्म कीजिए, एक बार कंफर्म कीजिए। यस सर। इसमें कोई डाउट? जी सर बिल्कुल समझ में आया जी। हाँ सर एक बात पूछनी थी कि कॉइल पे रीडिंग कितनी होनी चाहिए सर? इस पे रीडिंग सर आपकी 300 प्लस आनी चाहिए। अगर आपकी 250 है 270 है तो वो भी चलेगी, लेकिन अगर आपकी 150 170 ऐसे है तो उसमें फिर प्रॉब्लम है। 300 से लेके 250 से लेके मैक्सिमम कितना तक चलेगा? ज्यादा ज्यादा 500 600 तक हो तो वो ठीक है आपकी। ओके सर। जी सर एक छोटी सी बात और जाननी है, मतलब ये सिस्टम डायग्राम से हट के है थोड़ा सा मेरे को, जैसे जाना जैसे कैपेसिटर होती हैं जहाँ कोयल्स होती हैं तो ये जो कंटिन्यूटी मोड पे तो बीप देती है ना, तो अगर ज्यादातर मतलब हाफ शॉर्टिंग और जो बीप दे, और कैसे चेक करें कि हमारी कौन सी कोयल जो है वो खराब है, मतलब क्या कहते हैं कि शॉर्ट किलर जो काम नहीं कर रहा, तो कैसे चेक करें कि हमारी कोयल कौन सी खराब है, मतलब मल्टीमीटर से पता चल सकता है या नहीं चल सकता? सर इसमें आप ये देखिए, आप अच्छा मुझे ये बताइए कि जो ये कोयल है सीरीज में लगती है या पैरेलल में लगती है? ये तो बात अभी नहीं पता कुछ भी। ये जो आपकी कोयल्स होती हैं ये सीरीज में लगती हैं आपके, और जो आपकी लीकेज को क्रिएट करेगा, लीकेज जो बनाएगा वो पैरेलल में लगने वाली चीजें आपकी लीकेज को बनाएंगे। इस बात को आप ध्यान रखिए, ठीक है। और जैसे कि ये जो कोयल है ये सीरीज में लगी हुई है पावर आईसी के साथ, और आउटपुट जो इसका कनेक्ट है वो है सीपीयू के साथ, तो ये सीरीज में है। लेकिन अगर हम इसको यहाँ से निकाल देंगे तो तब तो आपकी पावर आईसी ओपन हो गई और आपका सीपीयू भी ओपन हो गया, ठीक है। तो वहां से हम वेरीफाई कर सकते हैं कि ये जो कोयल है जो इसमें पावर आईसी फॉल्टी है या फिर आपका सीपीयू फॉल्टी है, ठीक है, क्योंकि आपकी कोयल जो है वो सीरीज में लगती है। अगर आप कोयल सपोज करो हमारे पास को जो डायग्राम नहीं है। हेलो सर एक प्रश्न था। जी बोलिए। हमारे पास मतलब सिस्टम डायग्राम नहीं है तो फिर हम मल्टीमीटर से क्या मतलब ये ट्रेसिंग वगैरह कर सकते हैं? सभी को म्यूट कर दीजिए, सभी को म्यूट कर दीजिए, आवाज शोर शराबा हो रहा है। चलिए एक जिस भाई का क्वेश्चन हो तो वही पूछेगा अनम्यूट होके। सर मेरे कहने का मतलब ये है कि सर अब मेरे पास सेम प्रॉब्लम आया था, एक S7 एज मोबाइल था। एक मिनट रुक जाइए, उसके ऊपर मैंने एक मिनट जरा, सचिन जी कुछ पूछना चाह रहे थे, एक बार इनको पूछने दीजिए, फिर इसके बाद मैं आपका भी बात सुनता हूँ। पूछे सचिन जी। सर मेरे पास सेम मोबाइल आया था S7 एज, सेम प्रॉब्लम था। मैं सब शॉर्टिंग वगैरह चेक किया तो ये बक कॉइल ही शॉर्ट दिखा रहा था। अच्छा तो मैंने पहले पावर आईसी को रिमूव किया, पावर आईसी को रिमूव किया और चेक किया तो वो बक कॉइल पे ही शॉर्टिंग ही दिखा रहा था। अच्छा फिर से लगाया S7 एज, अच्छा फिर से लगाया उसको
हाँ तो मैंने बक कॉइल निकाल लिया हाँ। और चेक किया तो एक साइड में शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है, दूसरी साइड में शॉर्टिंग दिखा रहा है। तो वो अच्छा। सीधा लाइन दिखा रहा था सीपीयू की तरफ, और सीपीयू के बीच में कोई भी कैपेसिटर नहीं लगा था, डायरेक्ट सीपीयू में ही गया था। तो उस अच्छा। टाइम में क्या करना चाहिए? उस टाइम में सर आपको सीपीयू को को काम करना चाहिए। हाँ सीपीयू पे आपको काम करना पड़ेगा उस केस में। एक बार जो है आप उसको रिबोल करके लगा लीजिए, उसमें 50% चांस होते हैं कि आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाए, अदरवाइज आपको फिर सीपीयू चेंज करना पड़ेगा। सीपीयू ऐसे मार्केट में नहीं मिलता ना? वो तो आपको बोर्ड से ही निकालना पड़ेगा सर। इसके लिए जो है आप बोर्ड रखिए, जो बोर्ड आते हैं ना, जो ये स्क्रैप हाँ बोर्ड रखते हैं, तो उनसे ले लीजिएगा आप बोर्ड। कभी भी बोर्ड को बेचना मत, सभी भाइयों को हाँ कह रहा हूं मैं। जो भी सेम बोर्ड आपके सेम पास मैच होते देख के। हैं, हाँ तो किसी भी हाँ बोर्ड हाँ। को आप बेचना मत, हमेशा अपने पास रखना। यही चीज जो है आपको फ्यूचर में जो है एक अच्छा टेक्नीशियन बनाएगी, जितने ज्यादा आप बोर्ड को सेव करके रखोगे। अब ओके सर। इतनी आईसीज होती हैं, आप कहाँ से लाओगे? थैंक यू। ठीक है ठीक है सर सर। जी। जी आईफोन जी सर बोलिए। सर आप जो अभी ये कंडीशन बताए थे कि ये कॉइल का, अगर उसकी जगह अगर कोई कैपेसिटर रहा, अगर दूसरा कोई कंपोनेंट लगा रहा, तो जब भी सेम कंडीशन पे ही रहेगा या फिर उसका कंडीशन जब अलग हो जाएगा? नहीं सर, देखिए आप जो एक कोयल है, ये एक ब्रिज का काम कर रही है, कि बीच में ब्रिज है और इस साइड एक अलग शहर है और इस साइड अलग शहर है। ठीक है, जब आपने इस जी ब्रिज को तोड़ दिया तो ये शहर आपका अलग हो गया और ये शहर अलग हो गया। जी मान लीजिए अगर इस शहर में लड़ाई बज रही है तो वो इस साइड तो नहीं आएगी ना, और आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई इस नहीं आएगी, साइड जो सही है सही लड़ाई बात। हो रही है वो, तो उसको आप डिटेक्ट कर लोगे। तो जो कोयल है जी ये जो है आपका ब्रिज का काम करती है, क्योंकि ये आपकी सीरीज में लगी हुई है। जी ठीक है, अगर जी जो सर, आपका ओके सर, जो ओके सर। कैपेसिटर आपका होता है वो आपका पैरेलल में लगता है। ठीक है, तो जी पैरेलल में अगर लगेगा तो जी उसका सर, वो ब्रिज का काम तो करेगा नहीं, क्योंकि वो एक साइड से तो ग्राउंड है और एक नहीं साइड से जो करेगा। है वो प्लस की साइड लाइन में है। प्लस की सेट्स। जी। जी सर, सही बात। और किसी भाई का कोई क्वेश्चन, फिर हम आगे बढ़े? नहीं सर। बिट मैप समझ में आया सभी भाइयों को? हाँ जी सर। फाइल सोनी सर सर फाइल पैरेलल भी लग सकता है ना सर? क्या सर? ऑयल कॉइल हो पैरेलल में भी लग सकते हैं ना? सर कोयल पैरेलल में लग सकती है, लेकिन उसका कॉन्फ़िगरेशन फिर अलग से डिजाइन किया हुआ होता है। वो होती प्लस ही लाइन से है, लेकिन उनको दो को करके पैरेलल में लगा दिया जाता है। होती वो प्लस लाइन से ही है, लेकिन उसको पैरेलल में कर दिया जाता यार है। जिनको काम नहीं वो अपना माइक म्यूट करो। कौन मेरे को माइक बना? मैं म्यूट कर देता हूँ। चलिए, सर सबको म्यूट करो। कर दिया मैंने, म्यूट कर दिया। अब बताइए, जिस भाई का कोई क्वेश्चन था तो वो अनम्यूट होके पूछ लीजिए। सोनी सर सर जी। मनोज बोल रहा सर थोड़ा माइक पास में रखो, आप जो हैंड फ्री है माइक को पास में रखो थोड़ा। मेरी आवाज कम आ रही है? हाँ थोड़ी कम आ रही है। ओहो, अभी बताइए, अभी सही है? अगर आवाज आपको कम लगे ना तो आप ईयरफोन का यूज करिए, ईयरफोन में जो है आपको अच्छी आवाज आएगी। सोनी सर मेरा क्वेश्चन था। हाँ मनोज जी ओके बोलिए। सर, ठीक है। सर मैं अब जैसे कि आप बताया ना कि कल आप स्मैटिक के ऊपर अपने को डेमो क्लास दे रहे हो, तो मैं कल नाइट में ही बर्नियो पर परचेस कर लिया था। अच्छा अच्छा। तो मुझे एक क्वेश्चन है बर्नियो में, वहां पे जैसे आप येलो को बोले कि सप्लाई की लाइन है और आप ग्रे को बोले ये ग्राउंड है GND, और इसमें से NC लाइन कौन सा है सर? कौन सा कलर को ओपन है? सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। हेलो हेलो। ब्लू वाला ब्लू NC। अच्छा ब्लू वाला NC है ना, क्योंकि जब बताया था तो मैं थोड़ा पानी पीने चला गया था इसलिए आ रहा था। तो ओके ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ, जो इसमें सर आपका ब्लू वाला होता है वो NC होता है, उसको आप छोड़ सकते हो। जैसे आपकी IC को आप रिबॉल करते हो, अगर आपके सर NC बोलने का प्राइस क्या है सर? बोर्नियो आपको लगभग ऐसे पड़ेगा 4600 रुपए के। दो लॉगिन आईडी मिलेगी उसमें आपको। उसमें आपको अगर दो बंदे आप ले तो उसमें आपको सस्ता पड़ेगा फिर। थैंक यू सर। चाहिए तो ग्रुप में डाल दो, ले लेंगे शेयरिंग पे। जिनको चाहिए होगा आप आपस में कर लीजिएगा, फिर आप मुझे बता दीजिएगा, मैं प्रोवाइड करा दूंगा। सर मेरे को लेना है बोर्नियो, जिसने मेरे साथ शेयर करना है शेयर कर ले, कल को मैं चलिए, परचेज कर लूंगा। हाँ ग्रुप में आप बात कर लीजिएगा, वो उसमें फिर आप शेयरिंग में ले लीजिएगा। ठीक है,
जो भाई ने भी लेना है नाम बता दे, मैं उसके साथ कर लूंगा। ठीक है। सर अच्छा, बॉर्नियो टूल का रेट क्या है? बोर्नियो का टूल आपका 4600 के रुपए आता है, 4500 4500 रुपए के आसपास है। ठीक है। चलिए अभी आप मुझे बताइए, आगे में हम बढ़े, बिटमैप आपको समझ में आया? सर डायग्राम के बारे में समझाइए सर, डायग्राम जी आगे सर, आगे सर। चलिए ठीक है, अब हम जो है आगे बढ़ते हैं। चलिए अब ध्यान से देखिए। सर एक बात सर, एक बात सर। जी बताइए। सर आप तो बीट मैप के बारे में बोल रहे हैं, वो तो मैं स्केमेटिक जो है सर, उसको मैं अभी आईफोन 6 का ओपन किया तो 1 से लेके 85 तक पेज है उसका। तो इसका पेज का 1 से लेके 45 पहला पेज जो इंजीनियर ने ड्राइंग किया, क्या क्या लिखे रखा है इसके बारे में थोड़ा बताइए। सर वो आगे आएगा, अभी स्टार्टिंग से लेके चल रहे हैं, अभी सब आएगा। फिर मैंने आपको क्या बताया, पहले मैंने बिटमैप बताया, अब जो है हम ब्लॉक डायग्राम की बात करेंगे, फिर हम लेआउट की बात करेंगे और फिर हम स्कीमेटिक डायग्राम की बात करेंगे। आप क्लास को देखिए, आपको सब कुछ मिलेगा सीखने को। ओके सर। ठीक है, तो अभी मैं जिस तरीके से मैं आप पढ़ा रहा हूँ, आप मुझ पे यकीन रखें, मैं आपका सब कुछ कवर करा दूंगा। ओके सर। जी अभी हम आगे बढ़ते हैं, स्क्रीन शेयर करता हूँ। अभी जो भाई है सब म्यूट कर लीजिए, जिन भाई का जो क्वेश्चन हो तो आप जो है पूछ लीजिएगा जब अनम्यूट हो गए, बाकी जो है आप म्यूट कर दीजिए। तो ये तो हमारा रहा बिटमैप। बिटमैप का आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। जैसे कि हमारे मनोज जी पूछ रहे थे, तो मनोज जी जो इसमें आपको ब्लू वाले पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, ये आपके एनसी होते हैं। अगर इनको जो है आप ना भी रिवॉल्व करो या फिर इनको आप छोड़ दो, ये उखड़ जाए, कुछ भी हो जाए, तो आपकी इस चीज से आईसी पे आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जितने आपके ग्राउंड के पॉइंट है, ग्राउंड के पॉइंट में आपका ओनली एक पॉइंट बच रहा हो, चाहे बाकी के सारे पॉइंट आपके खत्म हो जाए, तो एक पॉइंट से ही आपका काम हो जाएगा। अभी इतने सारे जो ग्राउंड के यहाँ पे दिए हुए हैं, ओनली आपका अगर एक ही बच रहा हो तो एक से ही आपका काम चल जाएगा। ठीक है, और एनसी से कोई मतलब हमें नहीं है, वो खड़ भी जाए तो उससे कोई हमें फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ग्राउंड से पड़ जाएगा फर्क। ग्राउंड में एक पॉइंट, कम से कम एक पॉइंट बचना जरूरी है। जी थैंक यू सर। जी अब इसके बाद हम चलते हैं, ये तो हमारे रहे बिटमैप। इसका सबसे ज्यादा यूज होता है कि आईसीज की बॉल को देखने में, और जो आईसीज की पिनआउट्स रहती है उसको आइडेंटिफाई करने और ट्रेसिंग करने में। इसके बाद हम बात करते हैं लेआउट, ब्लॉक डायग्राम की हम पहले बात करते हैं, उसके बाद हम लेआउट की बात करेंगे, फिर स्कीमेटिक डायग्राम की। चलिए अभी हम बात करते हैं ब्लॉक डायग्राम की। ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूँ। भैया म्यूट करो भैया, बच्चों की आवाज सुनाई दे रहा है पीछे। मैं म्यूट कर देता हूँ, 1 मिनट रुकिए। चलिए अभी हम बात करते हैं ब्लॉक डायग्राम की। अब तक हमें बिटमैप का पता चला कि बिटमैप क्या काम करता है, अब हम ब्लॉक डायग्राम की बात करते हैं। देखिए जो आपका ब्लॉक डायग्राम होता है, ये इस चीज को हमें डिनोट करता है कि कौन सी आईसी जो है किस आईसी के साथ जुड़ी हुई है। और जैसे कि आपका स्पीकर है या फिर वाइब्रेटर है, ये आपको एक आइडिया दे देता है कि ये जो वाइब्रेटर है या फिर ये जो स्पीकर है या फिर ये जो कैमरा है, ये इस आईसी के साथ जुड़ा हुआ है आपका। तो यहाँ से हमें एक आइडिया मिलता है बेसिकली कि कौन सी आईसी के साथ कौन सा कंपोनेंट जुड़ा हुआ है। एज एन एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये यहाँ पे जो ये एपी लेसन आपको दिखाई दे रहा है लिखा हुआ, ये जो है इसका सीपीयू है, जो इसका मेन सीपीयू है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये जो यहाँ पे मेमोरी दिखाई दे रही है, ये जो मेमोरी डायरेक्टली कनेक्ट है, वो डायरेक्टली कनेक्ट है हमारे सीपीयू के साथ। ठीक है, तो यहाँ से एक हमें डायरेक्ट पता चल रहा है कि जो हमारी ईएमएमसी चिप है, उस बीच जो है आपके कोई कैपेसिटर रजिस्टर वगैरह नहीं है, इस बीच कोई आईसी नहीं है, ये डायरेक्टली कनेक्ट है सीपीयू के साथ। आप अनम्यूट हो जाते हो तो फिर क्लास में डिस्टरबेंस होता है। प्लीज अपने जो
माइक है उनको म्यूट रखे, जब आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप तब पूछेगा, आपको क्वेश्चन का आंसर आपको बिल्कुल मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो जो ये हमारी eMMC चिप है तो ये डायरेक्टली कनेक्ट है हमारे सीपीयू के साथ। अगर आप यहाँ इस बीच देखोगे तो इस बीच जो है कोई भी आईसी इसमें नहीं दी हुई है। मेरी बात ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਚੱਕਰ ਲੱਗੂਗਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਖੋਲੂੰਗਾ ਨਾ ਬਈ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਦੱਸ ਭਾਈ। प्लीज माइक को जो है म्यूट कीजिए। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਆ ਵੀ ਆ ਸੁੱਕੇ ਕੀ ਬਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਯਾਰ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛਣ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਔਰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ इसके बाद अगर हम कैमरे की बात करें तो जो हमारा रियर कैमरा 3 और रियर कैमरा 2 और रियर कैमरा 1 जो ये आपके डायरेक्टली कनेक्ट हैं, ये भी जो है आपके सीपीयू के साथ डायरेक्टली कनेक्ट है। यानी कि इस बीच भी जो है कोई भी आपकी आईसी नहीं है, ये भी आपके डायरेक्टली कनेक्ट है। सर एक क्वेश्चन कर सकता हूँ इस टाइम? हाँ बताइए सर। सर ये जो एरो का निशान है इसमें के अंदर, तो सर ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं सर? ये सर इंडिकेट कर रहा है आपका इनपुट और आउटपुट को, कि यहाँ से सिग्नल आपका आएगा भी और जाएगा भी। ठीक है सर। सर जैसे दोनों पे दोनों तरफ लगा हुआ है। हाँ सर, दोनों तरफ क्योंकि इसमें डाटा के सिग्नल होते हैं आपके, तो डाटा में कभी तो आपका कैमरा आपको देता है, सीपीयू आपको कैमरे को डाटा देता है, और कभी कैमरा आपको सीपीयू को देता है। तो वो इसलिए से डिनोट किया जाता है कि उन दोनों का सिंक्रोनाइजेशन हो रहा है आपस दोनों में। तरफ जी, अगर वो लाइन एक ही तरफ होगी तो जिसमें उसमें सिंगल है तो वो एक तरफ से, हाँ वो जिसमें आपका सिंगल है तो एक ही तरफ से हो रहा है उसमें काम, और अगर आपका दोनों साइड है तो उसमें जो है आपका दोनों साइड काम हो रहा है। ठीक है सर। सर इसका मेन मकसद क्या है रहता सर? इसका मेन मकसद मतलब मेन काम किस चीज का सर मेन मकसद? जो ये ब्लॉक डायग्राम बता रहे ना सर, लेआउट, ये इसका मेन मकसद क्या है रहता? मतलब सर इसका जो मेन मकसद रहता है, ये हमें एक ये समझ लीजिए कि एक मैप देता है किसी चीज का। अब जब देखिए आपके, मान लीजिए मैं सहारनपुर में रहता हूँ, तो ये मुझे एक सहारनपुर का मैप मिल गया, या फिर दिल्ली में आप रहते हैं तो दिल्ली का ये मैप दे दिया कि इस जगह पे ये है और यहाँ से गली निकल ली है और इस जगह पे ये है। लेकिन जो स्कीमेटिक डायग्राम है वो होता है कि आप रोड से जाके खुद देख रहे हो, और जो हमारा ब्लॉक डायग्राम है ये आपको सिर्फ एक आइडिया देता है कि ये जो है कंपोनेंट इस आईसी के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पे आपको फुल डिटेल नहीं देता है कि इस पे सिग्नल आ रहा है या फिर इस पे सिग्नल आ रहा है, इतनी वोल्टेज आ रही है, वो आपको स्कीमेटिक डायग्राम देता है। अब जैसे आप मान लीजिए शहर में जाओगे तो वहां पे आपको पता चलेगा कि इधर से ये गली है, यहाँ पे ये घर है और ये यहाँ पे निकलती है गली। तो इस तरीके से समझिए आप इस चीज को। जो स्कीमेटिक डायग्राम होगा वो फुल डिटेल देगा, और जो आपको ब्लॉक डायग्राम होगा वो आपको एक आइडिया देगा। ठीक है जी सर, जी सर। और वो आइडिया किस तरीके से देता है देखिए वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपको सिर्फ इतना देखना है कि जो इसका पावर की है वो कौन सी आईसी के साथ जुड़ा हुआ है। अब या तो तरीका आपके पास ये है कि आप स्कीमेटिक डायग्राम में एक एक पॉइंट को, उसका कोड को जो है कॉपी करके सर्च कर करके आप वहां तक पहुंचो, और या फिर एक तरीका ये है कि ब्लॉक डायग्राम में आप डायरेक्ट देख लो, उसमें आपको दिख जाएगा कि जो पावर की है वो इस आईसी के साथ जुड़ा हुआ है। वहां पे आपको सिग्नल तो नहीं दिखेंगे, लेकिन आपको ये दिखेगा कि जो इसका पावर की है वो इस आईसी के साथ जुड़ा हुआ है। एक आइडिया होगा वहां से कि हाँ इस आईसी पे अब हम काम करें। तो ब्लॉक डायग्राम का काम हमारा ये होता है। ठीक है सर? जी सर, जी सर। ठीक है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे कि जो इसके 3 कैमरे इसमें लगे हुए हैं, 1 2 3, जो आपके रियर कैमरे, जो बैक कैमरा होता है उसके यहाँ पे बात हो रही है, तो इस बीच भी आपकी कोई आईसी नहीं है, ये भी आपके डायरेक्टली कनेक्ट आपके सीपीयू के साथ है। और जो आपका फ्रंट कैमरा है जो कि 24 मेगापिक्सल का है, इस बीच भी जो है आपकी कोई भी जो है आईसी कनेक्ट नहीं है, ये भी जो है आपका डायरेक्टली कनेक्ट है। उसी तरीके से अगर ये आप यहाँ पे सेंसर्स देखेंगे तो सेंसर में भी आप अगर आप देखोगे तो इस बीच भी जो है कोई आईसी आपकी नहीं कनेक्ट है, और यहाँ पे जो है इसका डायरेक्टली कनेक्ट जो है सीपीयू के साथ बनना है। अब आप यहाँ पे देखिए जरा। सर एक क्वेश्चन था सर। जी बताइए। सर जो आपने बताया कि कैमरा सीपीयू से डायरेक्ट कनेक्शन है,
तो उसके बीच में कुछ रजिस्टर या तो कैपेसिटर तो होते होंगे ना सर? हाँ सर, वो होते हैं। ये मेन आईसी को दिखाता है आपको, मतलब कि आप ये समझ लीजिए कि कौन जो सी ऐसी किससे जुड़ी है? हाँ, ये इस चीज अच्छा को अच्छा, दिखाता है। ये अगर आपको रजिस्टर कैपेसिटर देखने हैं तो वो तो आपको स्कीमेटिक डायग्राम में मिलेगा। स्कीमेटिक में मिलेगा। अच्छा, हाँ, ये तो डायरेक्ट आईसी को दिखाता है। ओके, ये अच्छा बस सर, ओनली थैंक आईसी को दिखाएगा कि किस आईसी से क्या आपका कनेक्ट है। ठीक है। यू। ओके सर। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है बैटरी का कनेक्शन। ठीक है। तो जो बैटरी का कनेक्शन है वो डायरेक्टली कनेक्ट है इससे पीएमआईसी से, और जिसका नंबर है आपका H2MU005X03। अब आप डायरेक्टली, आपको ये समझ में आता है कि जो बैटरी की वोल्टेज आपकी जाएंगे वो डायरेक्टली इस आईसी में जाएंगी, जो जिसका नंबर है H2MU005X, जो आपकी पीएमआईसी है। ठीक है। बैटरी की जो वोल्टेज आपकी डायरेक्ट जाएंगी वो इस आईसी पे जाएंगी। तो अब डायरेक्टली आप इस जो इसकी मेन पीएमआईसी है इसको तो आप नहीं पकड़ोगे, क्योंकि यहाँ से आपको पता चलेगा कि जो बैटरी का कनेक्शन है वो इस आईसी पे है, और इसके बाद जो इस आईसी का जो आउटपुट है वो जा रहा है इसकी जो मेन पीएमआईसी है यहाँ पे। अब जो इसकी मेन पीएमआईसी है इसके साथ क्या क्या जुड़ा हुआ है, चलिए हम उसकी बात करते हैं। इस जो हमारी ये आपकी पीएमआईसी 1 है, इसके साथ जुड़ी हुई है आपकी मेन फ्लैश है जो, और जो फ्रंट फ्लैश है, तो उसको कंट्रोल जो है आपकी ये आईसी करेगी जो H2MU005X है। और जो इसका डीपीडीएम है इसको भी कंट्रोल जो है यही आईसी करेगी। और जो आपका पावर की है, अभी आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको समझ में आएगा, जो ये आपको मोटर है, अगर आप देख पा रहे हो, ये जो मोटर है आपकी, ये कनेक्ट है आपकी जो मेन पीएमआईसी है, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो। और जैसे कि अभी हमारे से एक भाई पूछ रहे थे, तो जो पावर की है वो भी आपका कनेक्ट है इस, ये जो आपकी मेन पीएमआईसी है H2MPO08/01, इसके साथ कनेक्ट है। अब आप मुझे ये बताइए कि जब आपके, मान लीजिए पावर की पे वोल्ट, ये मुझे बताइए, जिन भाइयों को समझ में आ गया होगा वो बता देंगे कि पावर की पे वोल्टेज अब कौन सी आईसी देगी। अब मुझे ये बता दीजिए बस इन दो आईसी में से। मेन पीएमआईसी, हाँ सर। इसमें तो कोई कंफ्यूजन सर मोटर जो है सर, मोटर मतलब वाइब्रेटर होता है क्या? क्या सर? मोटर बल्कि लिखा हुआ है वो ये क्या? वाइब्रेटर। हाँ, मोटर मतलब वाइब्रेटर होता है। तो ये बात आपको समझ में आई? इसमें किसी का कोई डाउट नहीं सर। अब आप मुझे ये बताइए, अब इसी के साथ जो है आपका सब माइक, मेन माइक और रिसीवर, अगर प्रॉब्लम हमारी सब माइक की आती है तो कौन से आईसी को आप पकड़ोगे? आप मुझे ये बताइए। पावर आईसी को पकड़ोगे। और अगर हमारी जो है मेन फ्लैश लाइट नहीं जल रही है तो तब किस आईसी को पकड़ोगे आप? छोटी वाली पावर, पीएमआई आईसी, जो आपकी छोटी वाली आईसी है, जो पीएमआई आईसी, इसको आप पकड़ोगे। अगर आपका डीपीडीएम काम ना कर रहा हो, चार्जिंग काम ना कर रहा हो, तो तब किस आईसी को पकड़ोगे आप? पीएमआई। यहाँ से डायरेक्ट दिख रहा है कि ये जो आईसी है इसके साथ जो है आपका चार्जिंग का कनेक्शन है और बैटरी का कनेक्शन है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अच्छा, इसी के साथ अगर आप यहाँ पे देखोगे, जो एयरफोन का कनेक्शन है वो भी जो है इसी आईसी के साथ यहाँ पे दिया हुआ है। यानी कि इसमें जो आपकी एक, जैसे आपके पहले एमआई के फोन आते थे, आपका जैसे Note 5 Pro हुआ, तो उसमें ऑडियो कोडेक आईसी जो है अलग से देते थे, लेकिन ये जो इन्होंने आईसी दी हुई है, इसी में इन्होंने ऑडियो कोडेक आईसी मर्ज कर रखी है, सर पावर आईसी में इंक्लूड है। हाँ, इसी में इंक्लूड है सर। जैसे कि हमारी पावर आईसी, हाँ, जैसे हमारी 6328 आती है आईसी, और आपकी हाँ जी, SPD की 6330 आती है, तो उसमें जो है वो ऑडियो कोडेक आईसी उसमें इंक्लूड होती है आपकी, इंक्लूड होती है सर। ठीक है सर? ओके जी। अच्छा, एक बात आप मुझे और बताइए, आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ। अगर आपका फोन जो है, आप पावर की दबा रहे हैं, ठीक है, और वो जो है कुछ भी करंट ना ले, तो उस केस में आप कहाँ से डायग्नोज करना शुरू करोगे? एक बार आप मुझे ये बताइए। पहले तो फोन ऑफ पे देखेंगे सप्लाई आ रही। सबसे पहले सर ये OSC नहीं, ऑसिलेटर सर,
हाँ हाँ। क्रिस्टल क्रिस्टल अगर सर पावर स्विच करने पे अगर डीसी सप्लाई कोई रीडिंग नहीं ले रही है हाँ तो हाँ सबसे पहले सर पावर स्विच की वोल्टेज चेक करेंगे, पावर स्विच तक वोल्टेज आ रही है नहीं आ रही है। जी बिल्कुल ठीक सही। सर, अगर वहां पे सर वोल्टेज आ रही है, हाँ अगर हम पावर स्विच प्रेस कर रहे हैं तो वो हाँ। रीडिंग नहीं लेता, तो सर ये क्रिस्टल क्रिस्टल चेक करना पड़ेगा हमें, बस जो बस इसमें बस 32। यही चीज आपसे पूछना चाह रहा था। चलो अच्छी बात है कि आप समझ रहे हो, अब मुझे पढ़ाने में भी मजा आ रहा है। आप सब ध्यान से समझ रहे हो तो मुझे अच्छा लग रहा है। अब मैं भी आपको अच्छे से पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि जब ओके सर। आप ही ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो फिर उसमें मेरा भी फिर इंटरेस्ट खत्म हो जाता है पढ़ाने में। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे जो आपका मेन स्पीकर है उसकी जो है इन्होंने जो है एक पीआईसी दिए है, जिसको ऑडियो पीआईसी बोलते हैं, ऑडियो पावर एम्पलीफिकेशन आईसी। और इसका जो डायरेक्टली कनेक्शन है वो सीपीयू के साथ है। अब आप मुझे ये बताइए कि जो इसमें ऑडियो कोडेक आईसी है, अब ऑडियो का काम तो आपकी पावर आईसी कर रही है। अब आप मुझे ये बताइए, अगर आपके उसके मेन स्पीकर की प्रॉब्लम आ जाती है तो आप किसको पकड़ोगे? सर सबसे पहले तो सर हम इसके एम्पलीफाई आईसी को पकड़ेंगे सर। ठीक है, और उसके बाद? उसके बाद सर इसकी पावर आईसी को। नहीं सर, इसमें आप थोड़ा सा फंस गए। आप यहाँ पे देखिए, हाँ सर, यस 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 सर, यस सर, सीपीयू से कनेक्ट है सर। ये डायरेक्टली जो है आपके सीपीयू से कनेक्ट है यहाँ पे। सीपीयू से कनेक्शन। ठीक है, तो इसके लिए आप पावर आईसी को नहीं पकड़ोगे, फिर उसके बाद आप सीपीयू को पकड़ोगे। सीपीयू, ओके सर, मिस्टेक हो गई। कोई बात नहीं सर। नहीं सर समझ में नहीं आया, थोड़ा एक्सप्लेन करना सर। क्या कह रहे हैं सर, दोबारा बोलिए। ठीक से समझ में नहीं आया सर, ये जो सीपीयू और स्पीकर का आपने बताया। बार रिपीट करिए प्लीज। दोबारा से समझाता हूँ आपको। अभी आप यहाँ पे देखिए, यहाँ से देखिए आप, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले आप ये देखिए, जो मेमोरी ईएमएमसी है आपकी, इस चीज को देखिए आप। इसमें जो या आपके एरो दिखाई दे रहे हैं, इस बीच क्या आपको कोई आईसी दिखाई दे रही है? आप मुझे ये कंफर्म कीजिए। नहीं सर। नहीं दिखाई दे रही है? नहीं सर, ये तो सर सीपीयू से कनेक्ट दिख रहा है। ये डायरेक्टली आपका सीपीयू से कनेक्ट है आपका। लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे नेटवर्क सेक्शन में, तो क्या जो ये इसकी मेन जो है आपकी फेम आईसी है, क्या ये डायरेक्टली आपकी सीपीयू के साथ कनेक्ट है? नहीं सर। नहीं सर। अब इस बीच देखिए कितनी आईसी लगी हुई है। तो ये जो एरो हैं, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये ब्लॉक डायग्राम हमें ये दिखाता है कि जो आपकी आईसी है उसमें उसके बीच में वो डायरेक्टली किस आईसी के साथ कनेक्टेड है, या फिर उसके बीच में जो है कौन सी आईसी लगी हुई है, ये डायरेक्टली इस चीज को दिखाएगा। अभी अगर आप यहाँ पे देखें, जो हम मेन स्पीकर की बात कर रहे थे कि यहाँ से आपका सिग्नल गया, आपका इनपुट और आउटपुट सिग्नल यहाँ से गया सीपीयू से, वो गया आपका स्पीकर की जो पीए आईसी है, पावर एम्पलीफिकेशन आईसी है, इसके पास गया, और इसने जो आउटपुट दिया उससे फिर जो है हमारा जो मेन स्पीकर है वो काम करेगा। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन किसी और आईसी के साथ तो है नहीं। अगर आप ये ध्यान से देखोगे, जिन भाई को नहीं अभी समझ में आ रहा था वो कंफर्म कीजिए एक बार, उनको समझ में आया? हाँ भाई। तो इस बीच एक ही आईसी है जिस पे लिखा हुआ है आपका एसपीके एएमपी, उसमें पावर एम्पलीफिकेशन आईसी है। सर अनम्यूट करा दीजिए सर, जिसे क्वेश्चन वो बोले जाए सर, बहुत प्रॉब्लम हो रही है सर। ठीक है, मैं करा देता हूँ अभी। चलिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो इसका डायरेक्टली कनेक्शन बना हुआ है, वो डायरेक्टली कनेक्शन जा रहा है स्पीकर एम्पलीफिकेशन आईसी, जो एम्पलीफायर आईसी है इसके पास, और डायरेक्टली फिर वो जा रहा है आपके स्पीकर पे। अब आप यहाँ पे, आपने यहाँ पे देखा था कि आप कहोगे कि सर ने तो ये बोला था कि ऑडियो कोडेक आईसी जो है पावर आईसी में, तो यहाँ पे आप पावर आईसी को नहीं निकालोगे, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे जो डायरेक्टली कनेक्शन है सीपीयू से मेन स्पीकर का, उस बीच जो है आपकी एक आईसी आ रही है जो आपकी पावर एम्पलीफिकेशन आईसी है। तो अब आपको यहाँ पे पावर आईसी को छेड़ने की जरूरत नहीं है। अब जो ये आपके, अगर आपका स्पीकर काम नहीं करता है या फिर स्पीकर में किसी तरह का कोई एरर आता है, तो उसके लिए आपकी दो आईसी रिस्पॉन्सिबल होगी। पहली आईसी तो जो इसकी पावर एम्पलीफिकेशन आईसी जो ये लगी हुई है, ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, और दूसरे नंबर पे आपका सीपीयू रिस्पॉन्सिबल होगा उसके लिए।
इसमें फिर आपकी तीसरी बात और कोई नहीं बनती है। लेकिन इस चीज से, जैसे मैंने आपको बताया, जो इसका ब्लॉक डायग्राम है उससे हमें ये आइडिया लगता है, एक ऊपर का आइडिया लगता है। इस बीच आपके रजिस्टर कैपेसिटर भी लगे हुए होंगे। अब मान लीजिए कि जो ये लाइन आपकी है, इस बीच कुछ कैपेसिटर लगे हुए हैं और ये शॉर्ट हो रखे हैं, आपके बीच का कोई कैपेसिटर यहाँ से शॉर्ट हो गया, तो तब आप क्या डायरेक्ट सीपीयू को निकाल दोगे? एक बार कंफर्म कीजिए। नहीं सर, पहले चेक करेंगे इसको शॉर्टिंग को। वैल्यू चेक करेंगे फिर लाइन नंबर चेक निकालेंगे। करोगे। सबसे पहले आप प्रॉब्लम लाइन सर चेक करोगे। जब आपकी जो लाइन होगी, जब उस पे आपकी नॉर्मल वैल्यू होगी, तो तभी जो है आप ये कंफर्म करोगे कि हाँ अब जो है हमें आगे काम करना है। अगर उस पे उसकी जो वैल्यूज है वही जो है गलत है, तो जो उस भी जो कंपोनेंट लगे हुए हैं, जो रजिस्टर कैपेसिटर आपकी कोईल लगी हुई है, उनको जो है आप एक चेक करोगे। तो जो ब्लॉक जैसे आप डायग्राम है ये ऊपर का एक हमें एक नक्शा देता है, एक आप ये समझ सर लीजिए। सर मेरे सवाल है, जी बताइए। सर ये ऑडियो एम्पलीफाई आईसी को जो सीपीयू सिग्नल दे रहा है, जो भी है सीपीयू से जो लाइन आ रही है, हाँ हाँ, अगर ये लाइन हमारी जब ओपन हो जाएगी तब हमें सर सीपीयू पे काम करना पड़ेगा ना सर? नहीं सर, देखिए जो ये आपकी लाइन होगी ना, उसमें फिर आपको बिटमैप की जरूरत पड़ेगी। बिटमैप की जरूरत? हाँ, इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया बिटमैप की। हाँ अगर हाँ बिटमैप नहीं भी है आपके पास, तो इसकी आप डाटा शीट निकाल लीजिए सीपीयू की। जो डाटा शीट आप निकाल लोगे तो वहां से भी आपको बॉल का पता चल जाएगा कि इस बॉल से जो है निकल रही है क्या है। हाँ, फिर तो सर उसके लिए सिमेटिक डायग्राम ही करना पड़ेगा। हाँ, उसके लिए आपको सिमेट्रिक, अगर आपके पास बिटमैप हो तो आपको बहुत इजी हो जाएगा फिर। हाँ, वो तो फिर शॉर्टकट तरीका ही दिखा देता सर, यहाँ 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 जाना है, बस फिर आपको उसमें ढूंढना नहीं पड़ेगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा, टाइम भी बचेगा। ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया सभी भाइयों को? किसी का कोई डाउट? नो डाउट सर। हेलो सर। चलिए सर जैसे आप नो डाउट। डाटा शीट पीडीएफ कहाँ पे मिलता है वो? बर्नियो में तो नहीं है अपने। मैं बताता हूँ, देखो जो आपके डाटा शीट मिलेगी, एक DZKJ टूल आती है, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, अगर किसी भाई ने देखी हो, DZKJ स्कीमेटिक डायग्राम टूल। देखिए तो 7 दिन का जो है ट्रायल देती है। मेरे पास सर जी इसमें डाटा शीट है। हाँ मैं वही बता रहा हूँ। म्यूट कर दिया सर। म्यूट सर नॉइस आ रही है पीछे से, म्यूट कर रहा हूँ। ठीक है। तो जो ये हमारी DZKJ टूल है, ये हमें जो डाटा शीट है उसको भी प्रोवाइड कराती है। तो अगर आपको डाटा शीट चाहिए हो, 7 दिन का ट्रायल देती है, तो आपको जिस जिस डाटा शीट की जरूरत हो तो उसको जो है वहां से आप डाउनलोड तो नहीं होगा, उसका फोटो या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, तो वहां से आपका काम हो जाएगा। और कई बार क्या है कि गूगल पे आप अगर सर्च करोगे, जैसे कि आपका 63 28 या 67 35 या 67 37 जो है आपका सीपीयू है, उसका आप सर्च करोगे उसका डाटा शीट लिख के, तो कई बार जो है गूगल से भी मिल जाता है। एमटीके का है तो एमटीके के तो ऑलमोस्ट सभी का मिल जाता है। क्वालकॉम में भी कुछ हैं जिनके मिल जाते हैं, लेकिन एमटीके में ज्यादातर आपको मिल जाएंगे। चलिए अभी जो पीएमआईसी के मिल जाएगा सर। आपकी सर आवाज कट रही है थोड़ा सा, पीएमआई नेटवर्क में आके बोलिए। सर एक क्वेश्चन मेरा है। हाँ जावेद जी बताइए। सर थोड़ा इसे स्क्रीन को जरा इधर करने है, उसकी ऑडियो कोडेक इसी की तरफ करना था। जी ओके ठीक ठीक सर। सर ये ऑडियो कोडेक आईसी से जो सिग्नल जा रहा है सीपीयू की तरफ को, तो सर ये किसके लिए जा रहा है सर? वो फीडबैक लाइन होती है सर। ये जो सर आपका सिग्नल होता है, इसको आपको जो ये तो जो आपकी पावर आईसी है, ये तो इसके एक असिस्टेंट है सीपीयू का। मैनेजर तो आपका सीपीयू ही है ना, तो सीपीयू तो उसको काम बताएगा ना कि उसको कब काम करना है, कब काम नहीं करना है, और सीपीयू इस पे नजर रखेगा। सर ऑडियो आईसी को फीडबैक जाएगा तभी तो पावर देगा उसको ऑडियो आईसी को। वही तो मैं बोल रहा हूँ ना सर को इनको। जी जावेद जी बताइए। ओके सर। यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे FB लिखा भी हुआ है, जिसको हम फीडबैक बोलते हैं। तो इस फीडबैक का मतलब यही होता है कि जो ये आईसी को जब इसका फीडबैक जाएगा तो तभी तो एक्टिव होगी आपकी, सीपीयू उसको सिग्नल देगा आगे। ओके सर जी। अब इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जितने भी आपके सेंसर्स होते हैं, जैसे कि आपकी ग्रिप आईसी, ये BTP कॉइन और जो आपका होल आईसी है,
ये भी जो आपके डायरेक्टली कनेक्ट है, ये जो है आपके सीपीयू के साथ कनेक्ट है। अच्छा, सैमसंग में एक प्रॉब्लम सबसे ज्यादा चलिए, जब ये आपकी होल आईसी या ग्रिप आईसी आई गई तो एक प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, आपके लिए बोनस है। आप ये बताइए, जो ज्यादातर जो एम सीरीज और ए सीरीज के फोन है, उनका जब आप नीचे से एक वो जो नीचे का उसका पत्ता रहता है कनेक्ट चार्जिंग का, उसको निकाल देते हैं, जब आप उसमें आप फोल्डर लगाते हैं और उसको चेक करते हैं तो वो आपका स्लिप मोड में रहता है। ये प्रॉब्लम किस किस भाई के साथ आई है? सर मेरे साथ भी आई है सर, मेरे साथ A20 भी आई है में सर, खासकर आई है सर, सैमसंग A20 में खासकर आई है सर। जैसे कि डिस्प्ले की लाइट बिल्कुल सही वर्क करेगी, जब सर हम उसको लॉक करके स्लिप मोड पे करते हैं सेट को, तो लाइट नहीं फिर आएगी। सर उसको, हाँ फिर उसके बाद सर लाइट नहीं आती है सर। उसके लिए सर रिस्पॉन्सिबल आपकी ग्रिप आईसी होती है। ये जो ग्रिप आईसी है ना, उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती है आपकी। और ये जो ग्रिप आईसी होती है, जो नीचे का पत्ता रहता है, जो एम सीरीज और ए सीरीज के हैं, तो उससे कनेक्ट है सर ये। जब आप हाँ उसको सर, लगा देते हो तो फिर जो है वो आपकी प्रॉब्लम फिक्स हो फिर जाती है। सही वर्क हो जाता है, फिर सही वर्क सर मेरा क्वेश्चन है, सर हाँ मेरा जी, क्वेश्चन है जी बोलिए। सर मेरे पास वो सैमसंग का A51 है फोन, हाँ वो गिर गया था। अब मान लो वो गिर गया तो उसमें लाइट भी नहीं आ रही, ना उसमें कोई ग्राफिक्स करा, इसमें क्या फोल्डर खराब हो सकता है या फिर मैंने पता सब चेंज करके देख लिया? सर देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो सैमसंग में है इनमें जो एलईडी और जो एमोलेड जो एलईडी यूज करते हैं, अगर आपकी जहाँ से भी टूट जाए तो एकदम से जो है आपकी डिस्प्ले चली जाएगी और लाइट भी चली जाएगी। तो इसके लिए जो है आप उसमें कोई दूसरा जो फोल्डर है वो लगा के देखे, उस पर जो है लाइट आ रही है नहीं आ रही है। और अगर उसमें तब भी लाइट नहीं बननी है तो तब उसका जो लाइट सेक्शन है उसको आप चेक कीजिए एक बार, उसके जो फीडबैक सिग्नल है उनको देखिएगा। और जब आपका वो सेट गिरा था तो उसका ये भी चेक कीजिएगा, जो उसका कनेक्टर है डिस्प्ले का, वो तो कहीं से डैमेज तो नहीं। ओके बिल्कुल, वो मैंने देख लिया, सब चेक कर लिया। वो तो मैं सोच रहा सर, अगर फोल्डर टूटा है या तो फिर लाइट कुछ तो काम करना चाहिए था उसको। नहीं सर, नहीं करेगी, सैमसंग के फोन में नहीं करती है वो आपकी, उसमें हाँ सर, एक मेरे ठीक है सर, धन्यवाद जी। और किसी भाई का कोई क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग? मेरा क्वेश्चन है सर, कैसे हो? हाँ जी दूसरा है बताइए। सर, एक इसके रिगार्डिंग तो नहीं। सर जी सर मेरा फिलहाल आपका क्वेश्चन है, स्कीमेटिक चल रहा है, तो आप स्कीमेटिक के रिगार्डिंग पूछेंगे तो सर ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर बीच में जो है डिस्टरबेंस होता है। अगर आप स्कीमेटिक के मेरा सर एक इशू है सर, एक मिनट अभी पूछने दीजिए, कि अभी एक भाई को पूछने दीजिए, फिर जब उनका क्वेश्चन पूरा हो जाए तो फिर आप पूछ लीजिएगा। जी सर। हाँ जी हाँ जी, मेरी एक रिक्वेस्ट है लामा सर, आवाज आ रही है सर? जी जी बोलिए सर। थोड़ा सर टाइम टेबल प्लीज चेंज कर लिया जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी सर। सर टाइम टेबल बिल्कुल चेंज होगा सर। ये आज जो हमारी डेमो क्लास की लास्ट डे थी हमारा, अब जो हमारे 2 बैच चलेंगे, एक मॉर्निंग में और एक जो है हमारा इवनिंग में चलेगा बैच, ठीक है? तो जो आपके लिए सुटेबल रहेगा टाइम, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है सर? ठीक है सर जी। सर मॉर्निंग है कितने बजे चलेगा? मॉर्निंग में सर हम कोशिश करेंगे लगभग 6 बजे रखें या फिर 7 बजे के आसपास रखें। ये सही है, ये सही है। 6 बजे रखो सर, ये सबसे बेस्ट 6 बजे है। 6 बजे से कितने बजे का ट्रेन? भाई वो आपको ग्रुप में मिल जाएगा, आप उसका इन्फॉर्मेशन ले लीजिएगा ग्रुप से। जी प्लीज अभी क्लास चलने दीजिए। अभी जो क्लास है आप क्लास कर लीजिए, वो तो जो हम सपोर्ट क्लास हमारी डेली होती है, वहाँ पे पूछ लीजिएगा आप, या फिर ग्रुप है तो ग्रुप में आप पूछ लीजिएगा, ठीक है सर? शाम को सर। जी हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी। सर ये जो सब माइक है ना, बनवाने वाला कौन बोला वो? हाँ हाँ, ये 7 बजे अंडर है। हम मोबाइल में लाउड अब इनको सबको म्यूट कर देगा सर। एक मिनट मैं म्यूट कर देता हूँ, आप भी जो है दोबारा से पूछिएगा। दूध पुते बच्चे तो इस पे इस टाइम सर क्लास ले नहीं रही है, सबको यार बार बार बोलना पड़ता सर, ये समझदार क्लास हो। अब हमें भी नहीं सर से ये बात तो समझ में आती है क्या है क्या नहीं, हम सबको बोलते हैं कि भाई म्यूट कीजिए, आप ही डिस्टर्ब हो गए, तो पता नहीं क्या सीन है। तो आप पूछिए ओमगर जी, आप कुछ पूछ रहे थे? हाँ सर, वो जो सब माइक है ना सर, वो सब माइक सर जो हम मोबाइल में जो लाउड स्पीकर करके बोलने का, उसी को सब माइक बोलती है सर? नहीं सर, इसमें 2 माइक होते हैं, एक तो ऊपर की तरफ होता है आपका जो आपका नॉइस कैंसिलेशन के लिए होता है, वो होता है आपका माइक, और एक जो नीचे की तरफ आपका प्राइमरी माइक होता है उसको मेन माइक बोलते हैं हम,
ओके ओके थैंक यू। और वो जो सब माइक का वो जो ऊपर का जो वो जो नॉइजी क्या है, उसका काम क्या है सर? उसका वो मेन सर काम सर? सर एक तो जो है वो जो आपका आसपास का शोर रहता है उसको कम करता है, और जो है वो आपकी जो हाँ ऑडियो सर। क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करता है वो। ओके थैंक यू सर। तो सर मेरे साथ तो कई बार सेटों में ये हुआ, ऊपर वाला माइक हटा दिया तो लाउड स्पीकर खुलने के बाद आवाज नहीं जाती है। हाँ सर बिल्कुल ऐसा होता है, जब उसके नीचे अब जो आपका अब माइक होता है, चलिए वैसे तो टॉपिक आउट जा रहा है, फिर मैं आपको बता देता हूँ। जो माइक होता है उसके नीचे जो बॉल रहती है, तीन उसकी मेन बॉल होती हैं, उसमें से अगर कोई सी एक बॉल आपकी मिस हो जाए तो तब वो प्रॉब्लम करेगा आपका। जब आप लाउड स्पीकर ऑन करोगे तो तब जो है आपकी आवाज जाएगी। और कहीं में ऐसा होता है कि जब आप लाउड स्पीकर करते हो तो नहीं सर वो क्या है, जैसे ऊपर जो माइक लगाता है ना सब माइक, हाँ उसको हमने हटा दिया। हाँ तो फिर क्या है, अब नॉर्मली बात कर रहे हैं तो बात करा रहा हूँ, मगर लाउड स्पीकर खुल देंगे तो नहीं जाएगी आवाज। हाँ सर लाउड स्पीकर बात करने के लिए होता है सर, वो नहीं माइक सर, वो लाउड वीडियो लाउड स्पीकर बात करें जब एक्टिव होता हो था। माइक। हाँ मैं वही तो आपको बता रहा हूँ ना, एक तो उसका काम आपका नॉइस कैंसिलेशन का होता है, और दूसरा जो है वो जो आपके लेफ्ट राइट ऑडियो होती है उसको जो है एडजस्ट करने के लिए उसको होता है वो। सर एक हेलो हेलो सर। हाँ हेलो। हाँ सर आवाज जा रही है हमारी? जी सर बिल्कुल आप जा रही है। पहले सर समझा दीजिए इसको, उसके बाद सर समझ दीजिएगा, सभी लोग को क्वेश्चन करिए। अभी जो है मैं यही सर बात टॉपिक को आगे बढ़ाओ सर। समझने दो लो यार, ठीक समझ तो लो सर यार, सर बोल क्या रहे हैं इसको सर टॉपिक को आगे बढ़ाओ ना सर। माइक म्यूट करके सब लोग सुन तो लो। ठीक है अभी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। जो हमारी सपोर्ट क्लास होती है तो ये क्वेश्चन आप मेरे से आप वहाँ पे पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन लिख कर रखो यार पूछने के लिए। सपोर्ट क्लास में हम यही सर ये करते हैं। क्वेश्चन पूछे थे, इस क्वेश्चन का जवाब मत दीजिए प्लीज आप सर। ठीक है आपको जवाब ही मत पूछ रहा। चलिए अब आगे क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए तो हम यहाँ तक आ गए थे। ये जो आपके जितने भी सेंसर्स आईसी होती है, जैसे कि आपकी हॉल आईसी हुई, ग्रिप आईसी हुई, और ये बीटीपी कौन हुआ कनेक्शन है, बीटीपी कनेक्शन, तो ये भी जो आपका डायरेक्टली कनेक्ट है, ये भी जो है आपका सीपीयू के साथ कनेक्ट है। तो अगर मान लीजिए कि आपके पास में कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है, सेंसर से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाती है, आप आईसी को चेंज करते हो लेकिन फिर भी जो है आपकी प्रॉब्लम सेम है, तो उसके बाद जो है आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आपका सीपीयू होगा। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखोगे, जो आपका ये सिम का कनेक्शन है, यहाँ पे जो आपका सिम और मेमोरी कार्ड का कनेक्शन है, इसका जो डायरेक्टली कनेक्शन है वो भी जो है सीपीयू के साथ है। लेकिन जो इसका कनेक्शन जुड़ रखा है, एक कनेक्शन जो इसकी एनएफसी के लिए आईसी दी हुई है इन्होंने PN553A, इसके साथ भी जो है इसका कनेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है आपका डायरेक्टली जो है सीपीयू के साथ कनेक्ट नहीं है। इसके साथ जो है आपकी जो एनएफसी आईसी है, एनएफसी के लिए जो आईसी यूज होती है वो भी इसके साथ कनेक्टेड है, इस सेक्शन के साथ। और यहाँ से जो सीपीयू से आने वाला सिग्नल है वो आपकी जो है सिम सेक्शन में भी जा रहा है और मेमोरी कार्ड सेक्शन में भी जा रहा है, और साथ में जो है आपकी जो ये आपकी एनएफसी के लिए आईसी है यहाँ पे भी आपका जा रहा है। तो अगर आपकी सिम नहीं चलती है तो सबसे पहले तो जो है आप ये चेक कीजिएगा कि उसके जो 6 के 6 पॉइंट होते हैं वहां पे जो है आपकी जो रीडिंग्स है वो प्रॉपर बननी है नहीं बननी है, और जो आपके वहां पे सिग्नल आते हैं जैसे कि आपके क्लॉक रीसेट डाटा, उसको आप चेक कीजिएगा। अगर तब भी जो है आपकी सिम ना चले तो उसके बाद जो है आपके रिस्पॉन्सिबल सेकंड नंबर पे आपकी जो एनएफसी पे यहाँ पे दी हुई है, ये भी ऐसे आपकी रिस्पॉन्सिबल हो सकती है अगर सिम से रिलेटेड कोई इशू आता है। नहीं तो जो है उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल आपका फिर सीपीयू होगा, क्योंकि डायरेक्टली वो कनेक्ट है आपके जो आपका क्लॉक रीसेट डाटा सिग्नल है, जो आपके डाटा के सिग्नल्स होते हैं वो सीपीयू के साथ कनेक्ट है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो है इन्होंने एक वाईफाई के लिए आईसी दी है, जो वाईफाई हमारा होता है उसके लिए एक आईसी दी है जिसका नंबर है S5N5C। तो ये जो आईसी कनेक्ट है ये डायरेक्टली कनेक्ट है हमारे सीपीयू के साथ, तो सीपीयू से इसको डायरेक्टली कनेक्शन मिल रहा है। और इसके आगे जो है यहाँ पे इसमें एक आरएफ स्विच लगा हुआ है, और आरएफ स्विच के बाद एक यहाँ पे डुप्लेक्सर लगा हुआ है, और उसके बाद यहाँ पे एंटीना है। अगर आप यहाँ पे देखें तो इस बीच जो है आपके 3 कंपोनेंट लगे हुए हैं जो कि आपका वाईफाई का सेक्शन है। एक तो जो है आपका आरएफ स्विच, डुप्लेक्सर और आरएफ आईसी। अब मान लीजिए कि अगर आपकी जो है वाईफाई में नेटवर्क नहीं आ रहे हैं
तो आप मुझे ये बताइए, आप उसको कहाँ से डायग्नोज करना स्टार्ट करेंगे? आप मुझे कोई भाई एक बताइए, तो तब मैं समझूंगा कि आप समझ पा रहे हैं। एंटीना से सर, और उसके बाद एंटीना से हम लोग चेक करते आएंगे नीचे। एंटीना से डिफ्लेक्टर और डिफ्लेक्टर से आरएफ एंटीना स्विच। से चेक करते आएंगे नीचे तक, फिर उसके कहाँ बाद से कहाँ रीडिंग मिल रही है, वाईफाई IC। कंटिन्यूटी मेरा चालू है कि नहीं। जी अभी डीनू जी जो है आप स्क्रीन पे स्क्रैच मत कीजिए, नहीं तो फिर इसमें प्रॉब्लम होगी। तो जैसे मैंने आपको बताया, आप जैसे अगर आपके नेटवर्क नहीं आ रहे, ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट जो है आप इस आईसी को निकाल के दूसरी लगा दो, क्योंकि बहुत सी बार अगर आपने देखा होगा कि बहुत से भाई ऐसा करते हैं कि वो आईसी को निकाल देते हैं, वो दूसरी लगा भी देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम फिर भी आपकी सेम ही रहती है, वो प्रॉब्लम सोल्व आपकी नहीं होती है। तो वो इसलिए होता है कि मान लीजिए अगर आपका डुप्लेक्सर खराब है, अब आप इसको चाहे 10 को बदल लीजिए। डेनू जी प्लीज जो है आप ये स्क्रैच मत कीजिए, नहीं तो मुझे आपको वेटिंग रूम में डालना पड़ेगा फिर। तो जैसे अगर आप आईसी को चेंज भी कर देते हो और खराब जो है आपका डुप्लेक्सर हो रहा है, तो उस केस में क्या होता है कि फिर आप इस आईसी को कितनी भी बार बदल लीजिए, जब तक आप इस डुप्लेक्सर को नहीं चेंज करोगे तो प्रॉब्लम आपकी सोल्व नहीं होगी। तो अभी स्कीमेटिक डायग्राम का फायदा तभी है कि जब जो है आप समझ के काम करें। अगर आपने स्कीमेटिक डायग्राम टूल ले लिया है लेकिन फिर भी आप ऐसे ही आइडिया से काम कर रहे हो, तो फिर इसमें पैसे लगाने का कोई भी आपको फायदा नहीं है। अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आप बैटरी के कनेक्शन देखोगे तो वो इसकी जो PMI IC है उसके साथ कनेक्ट है, लेकिन अब जिन भाइयों के पास स्कीमेटिक डायग्राम टूल नहीं है वो डायरेक्ट जो है इसकी PMI IC को निकाल देंगे, और PMI IC को निकाल देंगे तो और इसको लगा देंगे, तो प्रॉब्लम सोल्व आपकी कब भी नहीं होगी, क्योंकि वो डायरेक्टली कनेक्ट है आपकी PMI IC के साथ। तो जब आपने स्कीमेटिक डायग्राम में पैसे लगाए हैं तो इसको जो है आप समझ के इसमें काम कीजिए कि कौन सी IC से जो है आपका कौन सा कनेक्शन जा रहा है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो हमारे नेटवर्क, ये यहाँ पे नेटवर्क सेक्शन दिया हुआ है, तो नेटवर्क सेक्शन में अगर आप देखोगे जो इसका मेन ट्रांसीवर है जो कि ट्रांसमिट भी करता है और रिसीवर भी है आपका, उसका डायरेक्टली कनेक्शन है सीपीयू के साथ। लेकिन जो ये आपका जो ट्रांसीवर है इसी के साथ जो है आपकी और फर्दर आईसी जुड़ी हुई है। जिस तरीके से आपका ये जो आपका पीएफओ होता है वो इसके साथ जुड़ा है, जो इसकी मेन आरएफ होती है वो भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, और जो इसके WTR IC होते हैं वो भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो जो अब हम नेटवर्क सेक्शन को ट्रेस करेंगे, हम ऐसा नहीं कि डायरेक्ट जो है हम ट्रांसीवर को उड़ा देंगे। जब हमारा नेटवर्क सेक्शन आएगा तो वहां पे जो है हम इसको डिटेल में बात करेंगे कि किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं इनकी वोल्टेजेस को, क्योंकि हर आईसी की अपनी एक वो इनपुट वोल्टेज होती है। तो वहां पे आपको पता चलेगा कि किस आईसी को हम किस तरीके से ट्रेस करेंगे। अब जैसे ज्यादातर आजकल ये चलता है कि जैसे नेटवर्क सेक्शन में अगर नो सर्विस है, और सबसे ज्यादा जो लोग ज्यादातर जो भाई काम करते हैं वो जो है WTR पे काम करते हैं। अब मान लीजिए कि अगर उसकी मेन जो RFIC है वो खराब है, अब WTR को आप कितने भी बदल दीजिए तो क्या आपकी प्रॉब्लम सोल्व होगी? वो नहीं सर, नहीं होगी वो, क्योंकि नहीं जब होगी, प्रॉब्लम नहीं ही होगी सर। आपकी किसी और आईसी में है, अब आप काम किसी और आईसी पे कर रहे हो तो प्रॉब्लम सोल्व आपकी नहीं होगी। तो स्कीमेटिक डायग्राम हमें यही बताता है कि किस आईसी का कनेक्शन किस चीज के साथ है। तो आई होप कि आपको जो ब्लॉक डायग्राम है ये समझ में आया होगा। इसमें आपका कोई डाउट हो ब्लॉक डायग्राम में, फिर हम आगे चलें। नहीं, बहुत अच्छी है सर। और आगे चलिए, ब्लॉक ड्रग समझ में आ गया। सर चलिए एक डाउट है। बताइए। नहीं सर कोई डाउट नहीं। सर मैं ये कह रहा था रेडियो ऑफ होना भी कुछ प्रॉब्लम होता है क्या? उसका क्या मतलब होता है? MIK 5A में प्रॉब्लम आती है इस तरह की। क्या कह रहे हैं सर? रेडियो ऑफ आना मतलब नेटवर्क की दिक्कत थी तो उसमें रेडियो ऑफ बताएगा। सर वो तो नो सर्विस आने पे रेडियो ऑफ आता है ना सर। नहीं वो तो ठीक है, बट जैसे कि मैंने WTR IC पे करवाया था उसने बोला कि सीधा उस पे काम मतलब रेडियो ऑफ हो गया, ये ठीक नहीं होगा। तो ऐसा होता है कि ठीक ना हो?
इसको जो सर हमारी सपोर्ट क्लास होती है, आप इसको उसमें डिस्कस कीजिएगा सर, वहां पे जो है आपको इसका पूरा सॉल्यूशन मिलेगा। अभी क्लास में जो है आप जो है क्लास से रिलेटेड ही क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि फिर उसमें आपका आप ही का टाइम वेस्ट होगा। इसलिए हमने सपोर्ट क्लास इसलिए रखी है, हम उसमें डेली लाइव आते हैं, तो आप वहां पे ज्वाइन कीजिएगा, वहां पे आप चाहे जो मर्जी क्वेश्चन पूछिए। ओके सर जी। अब देखिए मैं आपको लेके चलता हूँ अब नेक्स्ट स्टेप पे। अब हम चलते हैं लेआउट में। अब इस सिमेट्रिक डायग्राम में आपको 3-4 चीजें देखने को मिलेगी। एक तो जो है आपका बिटमैप मैंने आपको समझा दिया, जो ब्लॉक डायग्राम है ये भी मैंने आपको समझा दिया। अब हम बात करते हैं लेआउट की कि लेआउट क्या होती है। जैसे कि हम यहाँ पे एक मॉडल सेलेक्ट कर लेते हैं। सर नोकिया का करो। नोकिया तो सर इसमें है नहीं फिलहाल, और ये नोकिया तो फिलहाल अभी मार्केट में इतना है भी नहीं। जो आपके मेन फोन है उनके जो सिमेट्रिक डायग्राम है उनका आप समझोगे तो ज्यादा सही रहेगा। वैसे तो आप किसी को भी समझ लीजिए, वो सबका प्रोसीजर सेम है। हाँ नोकिया है सर, पर इतना ज्यादा नहीं है। सर के पास अभी कोई नोकिया का फॉल्ट पड़ा होगा ना सर, इसलिए रिक्वेस्ट कर रहे हो। नोकिया तो शायद इसमें दिए भी नहीं हुए हैं। एमआई में सेट करो कोई भी सर। एमआई के बहुत अच्छे हैं। रुकिए चलिए आपकी वो तो सर कोई भी सेट हो, डायग्राम तो हाँ, एक ही सर। तरीके से होंगे ना। हाँ सर, चलिए कोई भी जो आपको आपकी रिक्वेस्ट ले लेता हूँ। नोकिया का ये 800 RM इसको उठा लेते हैं। तो इसमें तो इन्होंने यहाँ पे दे नहीं रखा है जो लेआउट है। मैं आपको लेआउट समझाना चाहता किसी और मॉडल में देखता हूँ, इसमें है लेआउट। तो चलिए इसको समझते हैं। देखिए लेआउट इसमें कुछ इन्होंने कुछ ज्यादा ही खतरनाक सी दे रखी है। चलो फिर भी कोई बात नहीं। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो लेआउट का काम क्या होता है। अब ब्लॉक डायग्राम ने तो हमें इतना बताया कि किस आईसी के साथ किसका कनेक्शन है, कौन सी आईसी जो है कौन सी आईसी के साथ जुड़ी हुई है। अभी जो जिन भाइयों का माइक जो है चल रहा है उसको म्यूट कीजिए आप। अब जो हमारा ब्लॉक डायग्राम था, उस ब्लॉक डायग्राम ने हमें बताया कि किस आईसी का कनेक्शन किस आईसी के साथ था और कौन सी आईसी किस आईसी से कनेक्टेड थी। अब जो हमारा लेआउट होता है, ये लेआउट होता है एक बोर्ड का। ये आपको बताता है कि किस आईसी का क्या नंबर है और किस, जैसे कोई रजिस्टर लगा हुआ है उसका क्या नंबर है। अब इसके नंबर से ही हम जो स्कीमेटिक हमारा डायग्राम होता है उसमें जो है हम सर्च करते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है C4552। तो अगर हमें इस कैपेसिटर की इंफॉर्मेशन निकालनी हो कि ये किसके साथ अटैच है, कौन सी किसके साथ जो है इसका कनेक्शन है और कहाँ पे जो है इसकी लाइन जा रही है, तो यहाँ से जो है आप इसके कोड को कॉपी करोगे C4252। अब जो स्कीमेटिक डायग्राम होते हैं वहां पे जो है आपके कोड दिए हुए होते हैं। जब आपके पास कोड ही नहीं होंगे तो आप उसमें कैसे सर्च करोगे। तो इसलिए जो है इसका बोर्ड का लेआउट आपको दिया जाता है कि जिस कंपोनेंट की भी आपको डिटेल निकालनी हो तो उसका एक स्पेसिफिक नंबर दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे आईसी दी हुई है N4800। अब अगर इस पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ होता तो हम इसको स्कीमेटिक डायग्राम में कैसे सर्च करते। तो इसलिए हर आईसी और हर कंपोनेंट को जो है एक नंबर दिया हुआ होता है और उस नंबर की इंफॉर्मेशन जो है आपको लेआउट में मिलती है। तो लेआउट का आपको बात में समझ में आई, लेआउट का यूज क्या है एक बार कंफर्म कीजिए। हाँ सर समझ में आ गया सर। हाँ सर जी सर। कोई कंफ्यूजन किसी का? नहीं सर। नो सर। चलिए ठीक है। नो सर। ठीक है, अब हम स्कीमेटिक डायग्राम खोलते हैं। सर जी सर इनकी वैल्यू नहीं होती, वैल्यू इनकी सर वैल्यू आपको स्कीमेटिक डायग्राम में मिलेगी देखने को। वहां पे जो है एक आइडेंटिफाई करने के लिए एक नंबर दिया हुआ होता है। ठीक है सर? जी सर। जी सर। अब ये होता है हमारा स्कीमेटिक डायग्राम। अगर अभी आप ये समझ लीजिए ब्लॉक, जब आप ब्लॉक डायग्राम देख रहे थे तो तब आपके पास एक नक्शा आया था और अब जो है आप खुद एक शहर में आ गए। अब आपके सामने सब कुछ है,
अब आप कुछ भी देख लीजिए, किसी भी घर को देख लीजिए, किसी भी शॉप को देख लीजिए, उस हाँ शॉप सर, का ये देख लीजिए कि कहाँ से इसका इनपुट है, कहाँ से आउटपुट है। तो इसमें डीपली आप चले गए। आप इसमें आप सब कुछ देख सकते हो। ब्लॉक डायग्राम से आपको एक सिर्फ उस शहर का नक्शा मिला था कि हाँ ये रोड यहाँ से जा रही है और यहाँ से है। अब आप उस शहर में खुद आ गए हैं। अब आप देखिए इनको किस तरीके से सर, किया जाता है। सर एक बात पूछूं? जी बताइए। सर आपको माउस कर्सर से थोड़ा इसको जूम करके इधर दाएं हटा दीजिए तो फिर बड़ा हो जाएगा। अनिल कुमार जी, स्क्रैच मत कीजिए स्क्रीन पर। सर समझ में आया? मैं समझा नहीं आपकी बात, दोबारा बोले बाबूजी। वो जो राइट लेफ्ट साइड में जो उसको जो क्या बोलते हैं इसको, सर ये फुल स्क्रीन करवाना चाह रहे हैं पूरा। इंटरफेस का जो पहला जो उसको थोड़ा डाय कर दीजिए तो फिर तो स्कीमेटिक बड़ा हो जाएगा। अभी मैं मीनू बार सर, मीनू बार। इसको आप जूम करना चाह रहे हैं क्या, ये बताइए आप? नहीं सर, मीनू बार को जिधर उसका मॉडल दिया हुआ है इसको इधर हटा दिए, छोटा कर दीजिए तो इधर बड़ा हो जाएगा। ठीक है। सर ये ऊपर से हो जाएगा, ऊपर क्लिक करोगे ना आप। मैं देख रहा हूँ इसमें। ये ऊपर सर सर्च के बगल में ना सर 3 तीर है उसके पास। अच्छा ठीक है। ये वाले? नहीं सर, ऊपर यहाँ पे सर, इधर यहाँ लिस्ट है सर, ऊपर सर्च का ऑप्शन है ना। जी उसके साथ में सर बीच वाला ऊपर। ठीक है। इसमें मुझे पता नहीं चल पा रहा फिलहाल नेविगेशन, और ये है हमारा सर आप चलो कोई नहीं, रोटेट हो रहा है इससे। यहाँ से हाँ सर, यहाँ पे आप आओ, यहाँ पे ये नोकिया लिखा है ना सर। अरे स्क्रीन वो कर दो, स्क्रैच कर दो एक बार स्क्रीन। भाई सर रहने दो सर, कंटिन्यू करो सर। वो रोटेट के बगल में सर क्लिक कीजिएगा तो बड़ा हो जाएगा। क्लॉकवाइज रोटेशन। हाँ सर, ऊपर और हाँ यही हाँ, सर। बस ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, मुझे इसका पता नहीं था, आपसे बताने के लिए। चलिए अभी हम देखते हैं। अब देखिए, अब ऐसे तो आपको क्या समझ में आएगा इसमें, ऐसे तो इतना बड़ा है दिया हुआ है, ऐसे तो इसमें कुछ समझ में आने वाला है नहीं। अब इसमें आप क्या देखोगे? अब इसलिए जो है इसमें आपको लेआउट दिया जाता है। लेआउट वो इसलिए दिया जाता है ताकि आप जो कंपोनेंट्स है जिसको आप देखना चाह रहे हो कि इसका कनेक्शन किसके साथ है और कौन से ऐसे के साथ उसका कनेक्शन जुड़ा हुआ है, तो वो जो है आप लेआउट की हेल्प से जो है देख सकते हैं। जैसा कि एज एन एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इस कोयल की बात करूं, ये जो हमारी कोयल है L4201, तो इसका मैंने नंबर लिख लिया, ठीक है, L4201, इसको मैंने याद कर लिया या फिर इसको कॉपी कर लिया। तो इसको अगर मैं यहाँ पे सर्च करूंगा और एंटर करूंगा तो इसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। हेलो सर, मेरा एक सवाल था सर। जी बताइए सर। अभी आपने ये ऊपर जो L4201 लिखा है सर, मैनुअली लिखा है, ये कॉपी नहीं होता सर? ये कॉपी भी हो जाता है सर, मैंने यहाँ पे मैनुअली लिख दिया, लेकिन ये कॉपी भी हो जाता है आपका। कॉपी का सर एक बार करके दिखाना सर, मेरे पे हो नहीं पाता। मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे आप इसमें टेक्स्ट में जाओगे तो इसको यहाँ से आप सेलेक्ट कर लोगे। इससे किसी में तो हो जाता है और किसी में नहीं होता। हाँ सर, इससे हो नहीं रहा था, मेरे पे भी नहीं हो रहा था सर, इसलिए हाँ ये किसी में में तो हो जाता है, किसी में नहीं होता है, ऐसा ही कुछ है इसका। सर एक सर दूसरा टूल है ना सर, उसमें हो जाता है, मैंने उसमें करता था। जी सर ये तो जेपीजी होगा सर, जेपीजी हो तो नहीं होता। हाँ सही बात है, अगर जेपीजी होगा तो फिर नहीं होगा वो। चलिए हम अभी इसको समझते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि लेआउट में, अब आप ये मानिए कि ये जो कोयल है, अभी जब म्यूट कर लीजिए सभी भाई, इंपोर्टेंट टॉपिक चलने वाला है, सभी म्यूट कीजिए, ध्यान से सुनिए। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, पूरे एक साथ बात कर रहे हैं। आप ये बताइए कहाँ पे आपको समझ में नहीं आया, ये बताइए आप। हेलो सर, मैं एक बात पूछूं सर? हाँ पूछिए। सर
सर ये जो स्कीमेटिक डायग्राम जिस इंजीनियर ने बनाया उसका खुद का एक लैंग्वेज होता है, वो खुद का हाथों से बना हुआ है। बल्कि कैपेसिटर के नंबर दिया है, वो सीट का एक नंबर दिया है, इसका पार्ट नंबर होता है। ये जो होता है उसका जो दिल का बात जैसा वो सजाया है, वो डीप लेवल में थोड़ा बात कीजिए। ऐसा कॉपी पेस्ट ये भी सीखेंगे। जैसे वो डीप लेवल का नीचे जो उसको ये जो पत्ता के नीचे लिखा हुआ है, साइड में लिखा है, ऊपर में लिखा है, उसको भाषा उसको लैंग्वेज से वो क्या है लिखा है मेरे को समझ में नहीं आता सर। सर प्लीज सर आप मैं उसी चीज पे सर बात करूंगा। अब जब बताइए आप मुझे आगे नहीं बढ़ने दोगे तो फिर मैं कैसे बात करूंगा? आप ये बताइए, आप बीच में कुछ पूछ लेते हैं। ओके मैं आपको ओके जब सर, मैंने थैंक बिट यू मैप सर। बताया, ब्लॉक डायग्राम बताया, आपको लेआउट बताया, और अभी स्कीमेटिक में बता रहा हूँ, अब उसमें भी आपको डिटेल में बताऊंगा। ना सर अभी आप सुनिए जरा, याद कर ठीक है? दिया सर, सॉरी। कोई बात नहीं, वो तो मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, ओके अगर वो तो मैं सभी भाइयों को बोल रहा हूँ कि मतलब अगर बीच में आप फिर क्वेश्चन करेंगे तो फिर वो आपका डिले होगा, ठीक है? अभी एज एन एग्जांपल के तौर पे हम मानते हैं कि ये जो कॉइल है यहाँ पे L4201, यहाँ पे आपको गलत रीडिंग मिल रही है यहाँ पे आपको, या फिर ये जो कॉइल है शॉर्ट दिखा रही है। अभी भूल जाते हैं भाई जो है माइक को ऑन करके, और उसको भूल जाते हैं फिर। चलिए, अगर यहाँ पे आपको गलत रीडिंग मिल रही है तो सबसे पहले आप लेआउट में आओगे, और लेआउट में आप फाइंड आउट करोगे कि वो कंपोनेंट कहाँ पे लगा हुआ है। जैसे कि अगर आप देखोगे तो इस बोर्ड में ये जो आपकी कोइल है वो यहाँ पे लगी हुई है। जैसे कि आपके पास से कोई फोन आया लूमिया 530, और जब आप उसको डायग्नोज कर रहे थे तो आपको दिखा कि ये जो यहाँ पे कोइल है, तो ये जो कोइल है इस पे गलत रीडिंग दिखा रहा है, ये शॉर्ट दिखा रहा है यहाँ पे। तो आपको जो है लेआउट में फाइंड आउट करना होगा कि ये जो है कोइल किस जगह पे है। होगी तो उसी जगह पे जिस जगह पे बोर्ड होगा आपका। तो आपको क्या करना है, इसके जो नंबर है इसको कॉपी कर लेना है। अभी थोड़ा उधर कर लीजिए आप बात, जरा 2 मिनट क्लास चलिए सर। तो यहाँ से जो है इसके नंबर को आप कॉपी कर लीजिए L4201। इसके बाद आपको जाना होगा ये देखने के लिए कि इसका कनेक्शन कौन सी आईसी के साथ है और किसके साथ जुड़ी हुई है। तो इसके बाद आप स्कीमेटिक डायग्राम में जाएंगे, और यहाँ पे जो L4201 जो उसका नंबर था कोइल का, उसको जो यहाँ पे टाइप करके उसको आप सर्च कर देंगे। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो इसका जो ये कनेक्शन है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो आपकी कोइल लगी हुई होती है वो आपकी सीरीज कनेक्शन में लगी हुई होती है, और ये जो आपकी कनेक्ट है ये कनेक्ट है आपके वोल्टेज, जो आपकी वोल्टेज स्विच जो है, ये आपका कोई कोड दिया हुआ है यहाँ पे, किसी स्विच की वोल्टेज है यहाँ पे। और ये जो VREG वोल्टेज है इससे हमें समझ में आ रहा है, आदित्य जी आप जो है स्क्रैच मत कीजिए, जो VREG यहाँ पे है इससे समझ आ रहा है कि ये जो है एक VPH सिग्नल है आपका, जो कि आपका पावर आईसी से निकल रहा है। अब जब यहाँ पे VREG हमें दिख गया तो 100% ये कंफर्म हो गया कि ये जो आपकी आईसी होगी ये जो है आपकी PMIC होगी, जो कि आपकी वोल्टेज को इनपुट आउटपुट कर रही होगी। अभी चलिए मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ से जो इसका आपका आउटपुट निकल रहा है, यहाँ से ये जो कोइल लगी हुई है ये इधर तो कनेक्ट है इस PMIC के साथ। अगर आप देखोगे जो बैटरी कनेक्शन है B6, और इसका जो डायरेक्टली कनेक्शन है इस आईसी के साथ है, और यहाँ से इसका आउटपुट निकल रहा है यहाँ से सीरीज में यहाँ पे कोइल लगी हुई है। अब जैसे मैंने पहले बताया था ये एक ब्रिज हो गया आपका, देखिए ये ब्रिज हो गया आपका कि एक तो साइड ये और एक साइड ये। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ से इस ब्रिज, ये तो ब्रिज हमारा तब होता कि अगर इसमें यहाँ से कनेक्शन ना होता, ठीक है, लेकिन इन्होंने यहाँ से कनेक्शन दे दिया एक। तो अगर आप यहाँ से इस कोइल को निकाल लोगे तो एक कनेक्शन तो यहाँ से आपका जा रहा है ये, तो तब भी आपको रीडिंग सही नहीं पता चलेगी, वो तब भी जो है वहां पे आपको सोर्टिंग वगैरह वो दिखाता रहेगा। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ से या तो इस आईसी को आप निकाल लीजिए, या फिर अगर ये जो कनेक्शन है इसको जो है आप कट कर दीजिए। अगर आपको विजिबली दिख रहा है उसको जो है फिर आप जंपर से कनेक्ट कर लीजिएगा, अगर नहीं दिख रहा है तो फिर आपको आईसी निकालनी पड़ेगी।
तो यहाँ से जो आपका सिग्नल गया VREG और V स्विच, तो ये इसका जो आउटपुट है वो यहाँ से जाएगा। ये जो इस बीच जो है आपके कैपेसिटर लगे हुए होंगे, जो है आपके C4205 और जो है आपके C4889, ये कैपेसिटर जो है आपके पैरेलल में लगे हुए होंगे। और यहाँ से जो ये कनेक्ट होगा, यहाँ से इसका एक आउटपुट जाएगा VREG S1 कोर। अब जो यहाँ पे कोर दिख गया, तो कोर से हमें समझ में आता है कि जो एक कोर है ये सिग्नल जो है आपका CPU में जाना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर जो कोर वोल्टेज होती हैं वो आपकी CPU के लिए जाती हैं। अब अगर हम यहाँ से इसको आगे फाइंड आउट करें, देखिए यहाँ से इस कोयल का कनेक्शन इस आईसी से जा रहा था और वो इसके बाद जो है इस आईसी में यहाँ पे कनेक्ट हो रहा था। अब ये हमारी कौन सी आईसी है, इसको भी हम एक बार देख लेते हैं। देखिए, अब मुझे कोई ये कंफर्म कीजिएगा, कोई भी एक भाई, यहाँ पे मुझे डीपीडीएम दिखा, तो ये क्या हो सकता है? अब तक हमें नहीं पता इसका। डाटा की कोहेरेंट, डाटा नेगेटिव और डाटा पॉजिटिव। तो ये आप मुझे ये बताइए कोई एक भाई कि ये कौन सी आईसी हो सकती है जब हमें यहाँ पे डीपीडीएम दिखा? डाटा नेगेटिव, डाटा पॉजिटिव। सीपीयू होता है, ठीक है, आप सीपीयू होगा सर, सीपीयू। पक्का पक्का सर। चलिए एक बार इसको कंफर्म करते हैं, N4800। अब हम इसके लेआउट में जाएंगे। N4800, ये देखिए आप। तो जब हमें वहां पे डीपीडीएम दिख गया था, तो उससे हमें समझ में आ गया था कि जो डीपीडीएम आपका होता है वो आपका सीपीयू में जाता है, और वहां पे उसका जो नंबर था वो था N4800। तो लेआउट में हमने देखा कि यहाँ पे जो N4800 ये जो नंबर है सीपीयू का नंबर है, यानी कि जो डीपीडीएम है वो आपका सीपीयू में जा रहा है। तो इसके बाद अगर आप यहाँ पे हम और लाइन को ट्रेस करते हैं, अब हम ये देखते हैं कि जो इसमें आपका हमारा था ये VREG S1 कोर, ये किस पे जा रहा है सिग्नल? इतना तो हमें आइडेंटिफाई हुआ कि जो ये हमारी PMIC है, यहाँ से जो ये एक कोयल के थ्रू आउटपुट निकल रहा है वो डायरेक्टली एक तो जो है आपका CPU में जा रहा है, ठीक है, और दूसरा यहाँ से एक आउटपुट इसका और भी है। अब हम इस आउटपुट को देखते हैं कि ये आउटपुट कहाँ पे जा रहा है। चलिए हम इसको कॉपी कर लेते हैं। जा रहा है सर, यहाँ से इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इसको जो है हम यहाँ पे सर्च मार देते हैं। ठीक है, अब ये जो है अगर आप देखोगे तो ये जो सिग्नल जा रहा है ये जा रहा है हमारा N4800, यानी कि ये जो आपका सिग्नल है, क्योंकि हमें वहां पे पहले ही पता चल गया था, वहां पे जो कोड लिखा हुआ था उस कोड से हमें समझ में आ रहा था कि ये जो सिग्नल है आपका सीपीयू में जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो VREG S1 कोर है, यानी कि जो ये VREG हो गया, ये तो होता है आपका वोल्टेज रेगुलेटिंग, इसकी फुल फॉर्म। और जो ये VREG सिग्नल आता है, इससे आपको समझ में आना चाहिए ये सिग्नल हमेशा आपका पावर आईसी से आएगा। अगर जहाँ पे आपका VREG दिखता है या फिर आपका VPMU दिखता है, VPMU का आपका मतलब होता है वोल्टेज पावर मैनेजमेंट यूनिट, और VREG का आपका मतलब होता है वोल्टेज रेगुलेटिंग वोल्टेज रेगुलेटिंग सिग्नल, ठीक है। तो जब जहाँ पे भी आपको ये दिखाई दे तो इससे आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो है आपका पावर आईसी से आने वाला सिग्नल है, जहाँ पे भी आपको दिख जाए। सर एक क्वेश्चन था सर, वीपीएच लाइन वो कहाँ से निकलती है सर? सर जो वीपीएस लाइन होती है वो आपकी सेकेंडरी लाइन होती है। जैसे कि आप आपके किसी सर्किट पे जो है आपको 2.8 वोल्ट चाहिए सर। जी बोलिए सर। बीपीएस लाइन तो डीसी टू डीसी आईसी से निकलती है सर। हाँ सर, वो मैं बता तो रहा हूँ सर आपको, जहाँ पे मान लीजिए आपको कहीं पे 2.8 वोल्ट चाहिए या फिर आपको 3.2 वोल्ट चाहिए, अब जो आपकी एक कोई उस बीच में कोई आईसी आ गई और आईसी की जो उसका आउटपुट होगा तो वो आपका वीपीएच कहलाता है, वीपीएस सिग्नल, ठीक है सर। ये बात समझ में आई आपको?
ओके सर। और हेलो। जो आप जी बोलिए। सर VREG L6 L1 ऐसा लिखा रहता है, वो कितने कितने लाइन रहती है वो? सर जो ये L6 L1 वगैरह। देखिए जो ये आपका लिखा हुआ होता है, जहाँ पे आपको VREG दिख गया लिखा हुआ, तो उससे आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये जो सिग्नल है ये इसका पावर आईसी से आएगा, या फिर अगर आपको VPMU दिख जाए लिखा हुआ, तो उससे भी आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये जो सिग्नल है पावर आईसी से आएगा। अब फिर उसके आगे जो है आप उसको ट्रेस कर लीजिए कि ये सिग्नल फिर कहाँ पे जा रहा है। ठीक है सर। वो कितना वोल्टेज रहता है सर? क्या सर? वो कितना वोल्ट रहता है? ये सर सर्किट के ऊपर डिपेंड करता है। 2.8 तक। हाँ, ये सर्किट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस सर्किट पे जा रहा है। अब जैसे कि अगर ये आपका कैमरे के एलडीओ पे जाएगा तो वहां पे 1.8 इसका आउटपुट होगा, और अगर ये आपका ये समझ लीजिए कहीं और जाएगा WTR पे जाएगा तो ये आपका 2.8 होगा। तो सर्किट के ऊपर डिपेंड करता है ये। ओके ठीक है, चलिए अभी मैं एक एग्जांपल यहाँ पे और लेता हूँ। जब मान लीजिए कोई आपके पास से फोन आ जाता है, एक और मैं ले लेता हूँ यहाँ पे कोई किसी और मॉडल का ले लेता हूँ। कोई आप ही बता दीजिए किस मॉडल MI का ले लो सर। MI ले लेता हूँ। MI में से ले लो सर। MI में से MI का ले लेते हैं हम, कोई भी ले लेते हैं। लेआउट ठीक है, तो ये तो इसकी लेआउट रही, और ये जो है इसका डायग्राम रहा। हेलो सर, एक क्वेश्चन पूछना था। जी बताइए। VREG वोल्टेज जो है वो मोबाइल पावर ऑन होने के बाद आगे जाता है या फिर डायरेक्ट बैटरी लगाने के बाद जाता है? नहीं, वो सर वो आपका पावर ऑन होने के बाद जाएगा। जब मोबाइल पावर ऑन होगा तभी VREG वोल्टेज जाएगा? हाँ, जब आप जो है पावर की दबाओगे तो उस केस में बनेगा। अगर आपकी पावर ऐसी फॉल्टी होगी तो ये VREG आपका नहीं बनेगा। ओके सर, ठीक है सर। सर ये चार्ज लगाने पे भी जनरेट होता ना सर? क्या कह रहे हैं सर? ये चार्ज लगाने तो भी जनरेट हो जाता ना? हाँ, चार्ज लगाने पे जनरेट होता है सर। जब आपका फोन जो है स्टैंड विदाउट पावर के? हाँ, जब आप मान लीजिए कि आपने चार्जिंग लगाया और आपका चार्जिंग शो होने लगा तो वहां पे भी आपका जनरेट होता है। हाँ सर। कौन भाई है यार, वो इसका डिस्टर्ब कर रहा है? मैं म्यूट कर देता हूँ जरा, 1 मिनट रुकिए। चलिए अभी मैंने म्यूट कर दिया। शेयर स्क्रीन, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। आपके पास जो है कोई फोन आया जिसका नंबर है MI6 कोई आपके पास फोन आया, कोई हम एग्जांपल ले लेते हैं, और फोन जो है आपका डेड कंडीशन में है। अब ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। अब सबसे पहले आपने पैनल्स उतारे उस फोन के, आप जो आपके पावर सेक्शन के पैनल थे उसको उतारे, तो आपको जो है कुछ ऐसे कंपोनेंट दिखाई दिए। अब यहाँ पे कहीं पे जो है आपको किसी एक कंपोनेंट पे या फिर एक से ज्यादा कंपोनेंट पे जो है आपको गलत रीडिंग मिली। जैसे कि यहाँ पे आपकी एक आईसी लगी हुई है, पावर आईसी यहाँ पे लगी हुई है। जब आपने चेक किया तो आपने देखा कि यहाँ पे जो ये आपका लगा हुआ है आर तो चलिए ये तो डायरेक्टली सीरीज में होगा। जैसे कि यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है C604, आपको इस पे गलत रीडिंग मिल रही है, और जो इसके साथ पैरेलल में और कैपेसिटर जुड़े हुए हैं उनपे भी गलत रीडिंग मिल रही है। अब आपको ये देखना है कि ये जो कैपेसिटर है ये किस लाइन के साथ कनेक्टेड है और किस किस के साथ इसका कनेक्शन है। अब जब आपको इतना क्लियर हो गया कि ये जो कैपेसिटर है इस पे गलत रीडिंग मिल रही है, अब आप इसको ये देखिए कि इसका कनेक्शन किसके साथ है। अब हम इसका नंबर कॉपी कर लेंगे C604, इसको मैं याद कर लेता हूँ क्योंकि इसमें यहाँ पे कॉपी करने में प्रॉब्लम आती है। देखता हूँ फिर मैं करके। चलिए आज हो गया कॉपी, Ctrl+C और Ctrl+V।
हुआ नहीं। नहीं हो पा रहा है को भी, चलिए ऐसे ही टाइप कर लेते हैं C604 C604। इसको हम यहाँ से एंटर करेंगे और ये यहाँ पे आ गया। C604 C604 ये देखिए आप, ये जो जब आपको वहां पे गलत रीडिंग मिली, इस चीज को आप समझिए जरा ध्यान से, तो अब आपको ये समझ में आता है कि एक तो जो इसका आउटपुट है वो तो जो है किसी आईसी पे आगे जा रहा होगा जहाँ पे ये लिखा हुआ है वी कनेक्शन, इसको हम आगे चेक करेंगे कि ये कहाँ पे जा रहा है। लेकिन जो इसका इनपुट है वो कनेक्ट है, ये जो U601 आईसी है हमारी, इसके साथ जो है कनेक्ट है। अब ये आईसी कहाँ पे है इसको हम देखते हैं, U600। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो कनेक्ट है इस आईसी के साथ यहाँ पे कनेक्ट है, और जो आपका चार्जिंग का है, जो आपका चार्जिंग वी बस है वो भी इसी के साथ कनेक्ट है। अब आप मुझे ये बताइए ये कौन सी आईसी होगी, कौन भाई मुझे बताएगा? इसका चार्जिंग भी इसी के साथ कनेक्ट है और जो है इसका PMI वी बैटरी जो है इसी के साथ कनेक्ट है। तो इसमें कोई डाउट है? नहीं सर, इस ये जो है आपकी PMI आईसी होगी जिसके साथ आपका चार्जिंग कनेक्ट होगा, वी बैट कनेक्ट होगा। ठीक है सर। अब इसके बाद आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये जो कैपेसिटर यहाँ पे गलत रीडिंग दिखा रहा था, अब इसके रिस्पॉन्सिबल एक तो जो है इसकी जो है PMI आईसी है, ये तो ये रिस्पॉन्सिबल इसकी हो सकती है, या फिर इसका रिस्पॉन्सिबल ये हो सकता है कि इसको आप टाइप कर लीजिए कि ये आगे सिग्नल कहाँ पे जा रहा है। चले मैं यहाँ पे इस पे टाइप करता हूँ, बीकॉन। ये देखिए ये जो कनेक्शन है ये आ रहा है इस एलडीओ से, यहाँ पे अगर आप देखोगे इस एलडीओ से होता हुआ, और यहाँ पे इसका ये रजिस्टर लगा हुआ है और कैपेसिटर लगा हुआ है और यहाँ से एलडीओ में जा रहा है, और उसके बाद ये फिर आउटपुट वी कनेक्शन ईएन, ये फिर आगे कहीं पे जा रहा है सिग्नल। तो अब फिर हम इसको आगे ट्रेस करते हैं। फर्स्ट नंबर पे तो आपको पता चला कि ये जो सिग्नल है इसका, ये जो सिग्नल है एक तो जो है आपकी PMI आईसी में जा रहा है, यानी कि आपकी PMI आईसी रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। और दूसरे नंबर पे ये जो सिग्नल आ रहा है ये एक तो इस मोस्फेट पे आ रहा है आपका Q602 पे, और साथ ही में इसका कनेक्शन जो है ये जो यहाँ से, अब देखिए यहाँ पे इसमें एक जीनर लग गई, अब इसका जो करंट है वो रिवर्स तो होगा नहीं। इस बात को कितने भाई समझे? समझ गया। ठीक है, सर, तो ये जो है आपकी रिवर्स बायस में यहाँ पे डायोड लगी समझ है, गए सर। जो इसका आउटपुट होगा वो ऐसे तो जाएगा नहीं, वो यहाँ से जाएगा आपका। ठीक है, तो इस बीच जो है आपका मोस्फेट भी लगा हुआ है, और यहाँ से इसकी जो लाइन ये कनेक्ट है इस मोस्फेट से होती हुई ये आगे लाइन जा रही है वी कनेक्शन ईएन। अब ये वी कनेक्शन ईएन ये कहाँ से आ रहा है हम इसको अब देखेंगे। सीपीयू से आ रहा है सर। ये ईएन यहाँ पे आ गया तो ये जो है आपका सीपीयू से आना चाहिए, क्योंकि जो जितने भी आपके ईएन कनेक्शन होंगे वो आपके सीपीयू से आएंगे। सीपीयू ठीक है, से इसको हम एंटर करते हैं और यहाँ पे हम एंटर करते हैं। यहाँ मिल गया सर। ये तो सर PMI से आया। ये देखिए आप चार्जिंग आईसी। हाँ, ये जो कनेक्शन है आपका चार्जिंग आईसी से ही आ रहा है ये। तो इससे हमें ये कंफर्म होता है कि जो इसके इस कैपेसिटर की जो इससे गलत रीडिंग दिखानी है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल आपकी जो है PMI आईसी है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, और साथ में जो है इसके साथ रिस्पॉन्सिबल होंगे
जो वो 2 मॉसफेट लगे हुए थे वो रिस्पॉन्सिबल हो गए, और जो आपका एक रजिस्टर लगा हुआ था वो रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, ये बात आई आपको समझ में? डायोड भी हो सकती है ना सर? क्या सर? तो वहाँ जो एक जो डायोड भी लगा था वो भी हो सकती है ना हाँ सर? बिल्कुल सर, वो भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर आपके डायोड में लीकेज आ जाए तो वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबल होगी। अभी चलिए हम इस चीज को भी देख लेते हैं। चलिए आपकी बात को अभी मैं देखता हूँ, मैं समझ के चलता हूँ कि वो जो डायोड है वो जो है हमारी, ये समझ लिया लीकेज आ गया उसमें, तो अभी उसका कनेक्शन कहाँ पे आ गया तो उसको देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो इसका कनेक्शन है, अगर आप देखोगे ये बताइए। अच्छा, अब हमारा जो ये यहाँ पे वी कनेक्शन ईएन था, यहाँ तक तो क्लियर हो गया था हमारा? हाँ सर। हाँ जी सर। हमारे 2 सिग्नल रह रहे हैं, ये जो रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं उन सॉर्टिंग के। ठीक है, 2 सिग्नल रह रहे हैं। ये सिग्नल तो हमारा कब रिस्पॉन्सिबल हो सकता है कि जब ये जीनर डायोड आपकी खराब, ये जो डायोड लगी हुई है ये आपकी खराब हो। इसको तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो कि इसको अगर आप निकाल लोगे तो भी आपका चेक हो जाएगा। और लेकिन ये जो आपका यूएसबी ईयर है ये आपका कर सकता है आपका प्रॉब्लम। तो एक बार हम इसको कर लेते हैं कि ये कहाँ से आ रहा है आपका। म्यूट कर दीजिए सर, म्यूट। ये देखिए ये भी जो कनेक्टेड है आपका, ये भी जो है आपका जो हमारी PMI IC है उसी के साथ कनेक्टेड है। और इसमें और देखते हैं और किसके साथ है कनेक्टेड है। यहाँ से भी PMI IC के साथ ही कनेक्टेड है, और यहाँ से भी PMI IC के साथ ही कनेक्टेड है। तो अब सर आवाज साफ नहीं आवाज साफ नहीं आ रही है मेरी? लोग बीच में क्यों बोलते हैं हाँ में हाँ क्यों मिलाते, पता नहीं लगता है। चलिए चलिए अभी जो है समझ में आ रहा है, तो चलिए अभी करते हैं हम। तो अभी जब हमने एक हमारा बस VPS सिग्नल यहाँ पे रह रहा है, और बाकी जो ये USB इन मिड था, तो ये भी हमने देख लिया कि ये भी PMIC में आ रहा है, तो इससे भी कंफर्म हो गया कि PMIC आपकी फॉल्टी होगी। अब हमारे चांसेस जो है 80% बन गए, बस VPH को और चेक करना है हमारा, तो उसको भी हम चेक कर लेते हैं। अभी देखिए ये भी हमारा क्लियर हुआ, USB इन मिड ये भी जो है क्लियर हो गया हमारा। अब हमारा जो है VPH जो पावर है ये रह गया है, बस इसको हमें देखना है। अब इसको भी देखो, अगर आप देखोगे तो अगर आप यहाँ से इस डायोड को निकाल दो तो ये भी आपका क्लियर है। इस बात को आप कंफर्म कराओ मुझे जरा, ये बात समझ में आई आपको या नहीं? एक बार कंफर्म कराइए, ये बात आपको समझ में आएगी। अगर देखे जितने जितने सिग्नल थे आपके, जितने सिग्नल थे, तो ये तो टोटली आपके PMIC के साथ कनेक्ट है। लेकिन जो ये आपका एक सिग्नल बच रहा है आपका VPH पावर, और यहाँ से अगर हम इस डायोड को निकाल दे और वहां पे रीडिंग आपकी नॉर्मल हो जाए, तो तब आपकी रिस्पॉन्सिबल क्या होगा बताइए आप मुझे जरा। VPH पावर की लाइन जो आ रही है सर, VPH पावर की लाइन जो है आपकी, वो जो है आपकी रिस्पॉन्सिबल होगी उस कैपेसिटर को शॉर्ट दिखाने में। ये बात आपको समझ में आई? यस सर। फिर इसके बाद आप VPH जो पावर, ये जो सिग्नल आ रहा है, फिर आप इसको आगे ट्रेस करोगे कि ये सिग्नल कहाँ से आ रहा है। तो ये बात आपको आई समझ में? सर ये डिजिटल सिग्नल थोड़ा ना होता है VPH V पावर में, यहाँ पे तो वोल्टेज होता है सर। डिजिटल सिग्नल जो होगा वो 1.8 का होगा और वो वहां पे दिखाई देगा सर वो। हाँ सर मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, ये जो आपका ये आउटपुट जा रहा है इसको आप चेक करोगे कि ये जो है आपका कौन से आईसी में जा रहा है, क्योंकि जब आपने यहाँ से डायोड निकाल दिया और वहां पे रीडिंग आपकी नॉर्मल होगी, तो रिस्पॉन्सिबल तो आपका VPH पावर जो है ये सिग्नल है यही रिस्पॉन्सिबल हुआ ना। हाँ, बस उसके जो VPH के जो आगे वाली जो भी सिग्नल होंगे वो होंगी। हाँ वो उसका रिस्पॉन्सिबल होगा जिस आईसी पे जा रहा होगा, ठीक है।
जा रहा होगा, हाँ सर। फिर आप जी उसको सर। उस आईसी को पकड़ोगे आप। तो ये बात आपको समझ में आई? हाँ सर। हाँ जी सर, हाँ। चलिए अभी जो है हमारा टाइम भी हो गया है और आज ये स्कीमेटिक की डायग्राम की क्लास आपको समझ में आई। वैसे मैंने इसके पूरे 5 दिन रखे हैं ताकि मैं इसको डिटेल में समझा सकूं। आज तो जो है हमारी डेमो क्लास थी तो इतना मैं डिटेल में नहीं जा सका। फिर भी सर आप बहुत अच्छा सर समझाया एक बात आपने। बताना जी जी सर, 1 मिनट। सर ये जो अपना यूएफआई और उसकी क्लास होगी सर, वो पहले होगी या बाद में होगी सर? इससे सर ये जो है इसको एडजस्ट कर लेंगे, इजी हाँ जी। जैसे आप कहोगे ना तो उस हिसाब से कर लेंगे फिर, ठीक है? ये आगे आगे कहोगे तो आगे कर लेंगे और बीच में करना हाँ चाहोगे तो सर, बीच में कर लेंगे। ये सर पहले ही रख दो, पहले ही रख दो सर इसको। चलो उसको पहले नहीं सर, बाद में रखो सर, बाद में रखो सर। स्कीमेटिक डायग्राम का ही पहले रख दो सर, यही बहुत ये दिमाग खाता है सर। इसके देखिए अगर आपने अब सर की पढ़ा क्लास हो बाद तो में रखो। इसके मैंने है ना पूरे 5 दिन रखे हैं। आपको जो है पूरे 5 दिन जो है मैं स्कीमेटिक डायग्राम ही पढ़ाऊंगा और मुझे इतना यकीन है अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, मन लगा के पढ़ोगे तो स्कीमेटिक आप कभी भी जो है कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो अभी जो है आप मुझे कंफर्म कीजिए कि आपको समझ में आया बिट मैप, लेआउट और ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, ये समझ में आया? हाँ जी सर, हाँ जी सर, आ गया सर। बहुत अच्छी तरह से समझ बहुत अच्छा समझाया सर आपने। जिस भाई ने बोर्नियो लेना है वो मेरे से कांटेक्ट कर ले, हम शेयर कर लेंगे। एक बार जो है अभी जो है आप इम्पोर्टेंट आपसे बात करनी है तो एक बार जो है कल का क्लास कितने बजे होगा? बोर्नियो सर मन न लेना। एक शेयर कर दूंगा ना वो बोर्नियो का सेटअप। सर क्लास देखिए अभी मेरे को बोर्नियो लेना है सर। अभी आप 2 मिनट मेरी बात सुनिए, फिर इसके बाद मैं आपकी बात सुनता हूँ। 2 मिनट मेरी बात सुनिए बस। देखिए अभी जो हमारी डेमो क्लास थी तो डेमो क्लास जो है हमारी फिनिश हो गई है अभी। तो अभी इसको आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि हाँ मैं अभी सीख पाऊंगा या नहीं सीख पाऊंगा, इसलिए मैंने डेमो क्लास पहले रखा था। हमने ऐसा नहीं किया कि आपसे पहले पैसे ले लिए और आपको फिर बाद में जो है ऊपर नीचे चल रहा है। अभी यहाँ से आपको ये आइडिया लग गया होगा कि हाँ मैं सीख सकता हूँ या नहीं सीख सकता हूँ। अब देखिए अगर आप ज्वाइन करना चाहेंगे हमारी क्लासेस को जो हमारी कल से फिर रेगुलर होगी तो उसको जो है आप ज्वाइन कर लीजिएगा। उसको जो आपको पेमेंट्स की डिटेल है वो आपको ग्रुप में मिल जाएंगी, ठीक है सर? अब जो भाई ज्वाइन कर लेंगे तो उनको जो है एक अलग ग्रुप में जो है रख लिया जाएगा तो फिर उनकी जो क्लास है वो अलग हो जाएगी। ये मैंने डेमो क्लास आपको इसलिए दी ताकि आपको ये पता चल सके कि हाँ मैं सीख सकता हूँ या नहीं सीख सकता हूँ, ठीक है? कल सवेरे सर मॉर्निंग में कितने बजे से स्टार्ट सर क्लास? कल मॉर्निंग 8 से 10 बजे के बीच में रखो सर। चलिए ठीक है। अभी तो जो है आप नहीं सर 6 बजे से रख लो। 6 अभी जो है ग्रुप में जो है आपको डिटेल्स डाल देता हूँ और अगर सर मेरे जैसे बंदे तो 9 साढ़े 9 बजे उठते हैं। सर आप शाम को ले लो ना, 7 से 9 रख दो सर। शाम को ले लो आप। 8 से 10 शाम को। नहीं हमें सुबह क्लास चाहिए। सवेरे सर 6 बजे से। अभी जो है सर हम उसको कल डिस्कस कर लेंगे इस बारे में कि हम कौन सी जो है सुटेबल रहेगी। 8 से 10 सर जी। अभी लेकिन सर जो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट सर रात को 8 से 10 बजे तक ही रख दो। 8 से 10 बजे तक, शाम तक क्या 7 बजे तक काम होता है? हाँ सर 8 से 10 सही है, कोई नहीं सर। सर मॉर्निंग में रखिए सर। 9 बजे से 11 बजे तक रखिए। शाम को 9 बजे से 11 बजे तक। चलिए मॉर्निंग में रख दीजिए। आपस में जो है डिस्कस हम कर लें क्योंकि देखिए अभी तो डेमो क्लास थी तो इसमें स्टूडेंट भी ज्यादा थे। जो हमारी अपनी क्लास होगी तो उसमें स्टूडेंट उसमें कम होंगे, उसमें जो है आपको अच्छे से समझ में भी आएगा, ठीक है? हाँ सर मैं मेरे दोस्तों से ये बोलना चाहता हूँ सर। जी हाँ सर जी जी। सबसे अच्छे तो ये होगा कि सर आप डिसाइड कीजिए सर कौन सी टाइम में लेना है। यहाँ तो सबके बातें सुनकर तो कुछ भी कोई बोलता है कुछ कोई बोलते सर। आप सर आप डिसीजन कीजिए सर। और हम ये सोचते हैं कि सर हमें कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है सर। मैं भी सोचता हूँ सर। मैं हेलो सर एक बात कीजिए सर। हेल्प ना कर पानी है यार, क्या करूँ गाड़ी। हाँ संजय जी बोलिए। तो हम गाड़ी दूसरे को लेकर थी।
हेलो जी सर। हाँ जी बोलिए सर। सर। जी जी बोलिए। हाँ, सर बोलिए ये सर। क्लास सर बैच कब कल से चालू होगा सर? सर ये कल से चालू होगा। उसमें जो है सर आप अपना रजिस्ट्रेशन करा दीजिएगा, तो फिर उसमें जो है आपको रेगुलर आपकी क्लासेस चलती रहेगी। जो आपकी रजिस्ट्रेशन की हेलो डिटेल है वो आपको मिल जाएगी आपको ग्रुप में, ठीक है सर। सर आज 10 बजे कॉल करने के लिए सर बोले थे, आप कॉल करेंगे सर? हाँ कर लीजिएगा आप 10 बजे के बाद। हेलो कितने बजे सर? 10 बजे? 10 बजे के बाद कर लीजिएगा आप मुझे कॉल। कितने बजे सर? और आपको ठीक है सर। तो कल क्लास सर कितना दिन चलेगा सर? कल सर अभी जो है हमारी क्लास जो रहेगी उसका तो टाइमिंग सर वही गाड़ी रहेगा। वाला कितना दिन सर बोले क्लास का? क्लास जो है सर हमारी 25 डेज की होगी, लगभग 25 या 27 डेज की। सर आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी सर की। जी जी सर बेसिक से सिखाया जाएगा ना, बेसिक से एकदम? सब सर म्यूट करो सर। इसमें आपके 2 से 3 लेक्चर तो बेसिक के और फिर इसमें एडवांस है आपके। सर मुझे हाँ एकदम अभी शुरू से बेसिक से सीखना है, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है, जैसे सर कि कोई सिम बात नहीं, करने आप का टेंशन मत लीजिए। 2 से 3 दिन जो है मैंने बेसिक्स के ही रखे हैं, उसमें जो है आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो है हम एडवांस करेंगे फिर। सर मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है जावेद जी। सर मैं ये कहना चाहता हूँ सर, इसमें कुछ बंदे ऐसे भी हैं जो ज्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं, हाँ हाँ कुछ बंदे ऐसे भी जो थोड़ा एक्सपीरियंस रखते हैं, हाँ हाँ और कुछ बंदे ऐसे भी होंगे जो एक दो फ्रेशर भी हो सकता है सर। बिल्कुल, ये भी बात सही है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप जो है 0 से लेके चले सर पहले। जी सर तो एकदम सही प्रॉब्लम बोले। क्या है मालूम है सर सर? ये हेलो देखिए, सर। मैंने जो कोर्स डिजाइन किया हुआ है वो इसी तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि चाहे उसको कोई फ्रेशर देख ले या फिर कोई एडवांस देख ले, वो सबके लिए काम करेगा। आप उस चीज की टेंशन मत लीजिए, ठीक है सर। हेलो सर। सर हेलो सर। सर मेरे को से लेके चलेंगे जरा बेहतर रहेगा, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। हेलो अश्विन सर। हेलो जी सर। जी सर प्रॉब्लम क्या होता है मोहल्ले में कि जो पहले से तैयार बंदे हैं, मतलब जिसको बहुत अच्छे से आता है, हाँ हाँ अगर कोई पुराना मतलब नया सीखने वाला बंदा बीच में बोलेगा ना तो बड़े वाले रुकने को बोलेंगे, तो उससे ऐसा लगता है कि सर अपन रुकेंगे तो वही ठीक रहेगा, और एंड में बात बोलने जाएंगे तब तक सब खत्म हो जाएगा। चलिए आप मेरी बात समझ सही रहे बात हैं है सर, इस पे बात कीजिएगा, क्योंकि जिसको समझ में आ रहा है वो सीधे चलो आगे चलो आगे चलो बोलेंगे, तो बाकी क्या करेंगे? नहीं देखिए, बोलने के लिए वो आ जाएंगे। अभी देखिए देखो मैं आपको एक मिनट मेरी बात सुनिए सभी भाई। अभी देखिए आप, अभी जो तो ये हमारी है डेमो क्लास चल रही थी। अब कल से हम ये जो क्लासेस चलेगी वो उन्हीं भाइयों के पास जाएगी, मतलब जो रजिस्ट्रेशन फिलहाल कर लेंगे, ठीक है। तो उसमें आपके स्टूडेंट्स भी कम होंगे आपके। अभी तो आपके 60-70 स्टूडेंट्स हो रहे हैं, फिर उसमें हो सकता है कि उसमें 10 स्टूडेंट हो आपके, 5 स्टूडेंट हो, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है। और अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि भाई आपको ऐसा लगता है कि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, तो आप मेरे को पर्सनल कॉल कीजिए, मैं आपको टाइम दूंगा, आपको जो है मैं अलग से सिखा दूंगा, ठीक है। ओके सर, कोई बात, कोई मसला ही नहीं है सर। जी ठीक है, ग्रुप बना लीजिए, सब एक दूसरे को शेयर कीजिए। जी अभी जो है आपको जो कोर्स को ज्वाइन करने की डिटेल्स है वो ग्रुप में मिल जाएंगे आपको। तो हो सकता आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि उसको आप अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, और कल से जो है आपकी क्लास जो है रेगुलर फिर रहेगी। कल ले लेना, लड़के नहीं अभी। तो पहले आप टाइम क्या होगा, टाइमिंग क्या होगा क्लास का बता दीजिए सर। वो सर आपको ग्रुप में मिल जाएगा, क्योंकि जो भाई ज्वाइन करेंगे तो उनको जो है टाइमिंग ग्रुप में मिल जाएगा, उनका ग्रुप अलग होगा फिर। ओके सर। सर मॉर्निंग का टाइम सब मॉर्निंग में अच्छा होगा, क्योंकि नेट भी स्पीड अच्छा होगा मॉर्निंग में, और घर में भी रहेंगे। चलिए सर, अभी जो है एक दो दिन जो है आप जो है थोड़ा सा कर लीजिए एडजस्ट। फिर उसके बाद जब हमारा जो कोर्स चलेगा, जो हमारा मेन कोर्स होगा, तो उसको आपके अकॉर्डिंग ही जो है उसको फिर कर लेंगे हम टाइम के साथ, ठीक है। मॉर्निंग टाइम अच्छा है जी चलिए, अभी जो है टाइम भी काफी हो गया है, मैं भी निकलता हूँ, और आप सभी भी जो है अब अपने अपने घर जाइए। ओके सर, थैंक यू सर। जी गुड नाइट एवरीवन।
अब जो है हम कल मिलेंगे। सर ऑफलाइन क्लास कब से स्टार्ट होने वाले हैं? ऑफलाइन सर जो 1 मार्च से स्टार्ट होगी। 1 मार्च है ना? जी सर। उसका पोस्ट क्या रहेगा सर? वो सर उसके लिए मैंने नंबर दिया हुआ है, आप जो पोस्टर हमारे उस पे कॉल कर लीजिएगा 74 नंबर पे, उस पे आपको डिटेल मिल जाएगी। जी जी सर। सर मैं कई बार 74 पे फोन कर चुका हूँ लेकिन उठा नहीं सर। सर 74 वाले पे उठेगा आपका, 100% उठेगा। हो सकता है कि 83 वाले पे ना उठे, लेकिन 74 वाले पे उठेगा आपका। हाँ लंबा सर एक रिक्वेस्ट सर। हाँ बताइए। लंबा सर एक रिक्वेस्ट सर मेरा। जी हाँ सर, मैं आपसे कल बात करना चाहता हूँ, कौन सी टाइम में आपको कॉल कर सकता हूँ सर? आप कर लीजिएगा, मुझे अभी कर लीजिए। आप ऐसा कीजिएगा, आप मुझे 10 बजे के बाद कर लीजिएगा अभी, ठीक है? 10 बजे के बाद सर? ओके हाँ सर। अभी 10 बजे के बाद कर लीजिएगा। आप मेरे वाले नंबर पे करना, आप 83 वाले पे। कितना नंबर? 83 वाले पे सर? हाँ जो 83 वाला नंबर है उस पे कर लीजिएगा आप। सर मेरा एक रिक्वेस्ट है सर। जी जी सर मेरा एक रिक्वेस्ट है सर, क्या बोले तो आप रीडिंग्स बोलते हैं ना सर? हेलो सर, आप रीडिंग्स बोलते हैं ना, वो हिंदी में ना के इंग्लिश में बोल दो ना सर, हमको थोड़ा ये सफर हो रहा सर। अच्छा चलो कोई बात नहीं, वो उसको हिंदी में बोल देंगे। आप ये बताइए। नहीं हिंदी नहीं सर, इंग्लिश में बोल दीजिए, रीडिंग्स ओनली। अच्छा बाकी पूरा समझ में आता हम लोग तो। चलिए ठीक है, वो मैं आपका ध्यान रखूंगा। चलिए वो हिंदी नंबर गुड से नाइट एवरीवन। जो है अब जो है हम कल ओके गुड नाइट सर। क्लास में। थैंक यू। ओके गुड नाइट। ओके गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर जी।